सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग आईएएस प्रारंभिक परीक्षा में जीएस फर्स्ट यानी सामान्य अध्ययन के पेपर का विषयवार रणनीति तय करेंगे और आपको अपने इस लेक्चर के तहत हम यह समझाने का प्रयत्न करेंगे कि आयोग जीएस के प्रत्येक विषय पर किन किन बिंदुओं से प्रश्न पूछता है या मेरे अनुसार से कौन कौन से बिंदु आपको पढ़ने चाहिए, कौन कौन से टॉपिकों का आपको अध्ययन करना चाहिए, कौन से टॉपिकों का आपको विश्लेषण करना चाहिए, कौन कौन से टॉपिकों पे आपको अपनी समझ विकसित करनी चाहिए। आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा का आयोग ने शंखनाद कर दिया है और आपको उसके विरुद्ध या उसके लिए आपको सिंहनाद करना है। आईएएस के प्रारंभिक परीक्षा में संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा किए गए शंखनाद का जवाब आपको अपने सिंहनाद से देना है और अपने इस सिंहनाद रूपी जवाब को तलाश करने के लिए आज अपने इस 20 वर्ष के अनुभव से एक रणनीति आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करूंगा और उस रणनीति के तहत जीएस के प्रत्येक सब्जेक्ट में प्रत्येक बिंदुओं का मैं विषयवार रणनीति या विषय के अनुसार रणनीति पेश करूंगा, जो निश्चित ही आपके तैयारी को कहीं ना कहीं अंतिम रूप देगा। ऐसे विद्यार्थी जो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो इतिहास में कहां से पढ़ें, भूगोल में कहां से पढ़ें, संविधान की तैयारी कैसे करें, आर्थिक एवं सामाजिक विकास यानी अर्थव्यवस्था की तैयारी कैसे करें, पर्यावरण परिस्थितिकी में क्या पढ़ें, साइंस का कौन सा पार्ट पढ़े, विज्ञान का पार्ट पढ़े या प्रौद्योगिकी का पार्ट पढ़े। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं, चाहे वो पुराने विद्यार्थी हों, चाहे वो नए विद्यार्थी हों, चाहे बिल्कुल नए विद्यार्थी हों, उनके पास सामग्री मौजूद है, उनके पास बहुत सारे मटेरियल मौजूद हैं, बहुत सारे मार्गदर्शन भी मौजूद हैं, लेकिन इस सब के बावजूद विद्यार्थियों के समक्ष ये पसोपेश बना रहता है कि अगर वो इतिहास पढ़ रहे हैं तो अध्ययन किस प्रकार से करें। अगर इतिहास पढ़ रहे हैं तो उनके समक्ष ये प्रश्न रहता है कि अगर हम मौर्य काल पढ़ रहे हैं, गुप्त काल पढ़ रहे हैं, सल्तनत काल पढ़ रहे हैं, मुगल काल पढ़ रहे हैं, तो इसमें पढ़ना क्या चाहिए। क्या केवल बादशाहों, सुल्तानों, राजाओं, सम्राटों का इतिहास ही इतिहास है? क्या इतिहास केवल तथ्यों का संग्रह है? क्या इतिहास केवल गड़े मुर्दे उखाड़ना है? क्या इतिहास कुछ जीवंत कथाओं का संग्रह है? इन समस्त प्रश्नों के जवाब हर विद्यार्थी लगभग ढूंढता रहता है। अच्छा, सिलेबस आयोग ने क्लियर किया है, लेकिन सिलेबस के अंदर क्या पढ़ना है ये आयोग ने क्लियर नहीं किया। अगर उसने इतिहास दे दिया है तो इतिहास के क्या क्या पार्ट हैं, अगर उसने भूगोल दे दिया है तो भूगोल में कौन कौन से बिंदु हैं, नदियां पढ़ना है, झीलें पढ़ना है, पर्वत पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं, विद्यार्थी कहां से पढ़े। क्योंकि आयोग की एक रणनीति रही है तैयारी के दौरान कि वो आपको अपने सिलेबस को कठिन करके आपके समक्ष प्रस्तुत करता है, लेकिन सरल आपको बनाना है। आयोग का कार्य है भारत के सबसे योग्य परीक्षार्थी को, सबसे योग्य व्यक्ति को चुनकर प्रशासनिक क्रियाओं में सम्मिलित कराना। नव भारत के निर्माण के लिए ऐसे अधिकारियों का आयोग चुनाव करता है जो समकालिक परिस्थितियों से जूझ सके, और इस क्रिया में आयोग निश्चित ही परीक्षा को कठिन से कठिनतर बनाता है। सिलेबस को भी इसने अनडिफाइन कर रखा है। तो आज उस अनडिफाइंड सिलेबस को डिफाइन करने का मैं प्रयत्न करूंगा।
अगर आप पूरे ध्यान से इस पूरे लेक्चर को देखेंगे तो निश्चित ही आपको आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में बैठने से पहले आपको पूरा स्वरूप क्लियर हो जाएगा। और यदि आपने इस तरीके से पढ़ाई कर लिया तो प्रारंभिक परीक्षा में आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, हमारा उद्देश्य यही है, अपने मार्गदर्शन के तहत मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आईएएस की परीक्षा को सरल से सरलतम बनाया जाए, चाहे अपने लेक्चर्स के माध्यम से, चाहे अपने स्ट्रेटेजिक रणनीतियों के माध्यम से। ये सब अभी रणनीतियों का क्रम चल रहा है। लेक्चर्स के क्रम में मैं विभिन्न टॉपिकों पर, हिस्ट्री का मेरा पूरा एक लेक्चर है, पॉलिटी का पूरा एक लेक्चर है जिसमें मैंने पूरा क्रैश कोर्स के रूप में बताया है, आप देख सकते हैं जाकर। यानी मेरा उद्देश्य यही है कि आपके मार्ग को सरल बनाकर सफलता का मार्ग आपके लिए प्रशस्त करूं। उसी क्रम में आज हम लोग लेकर आ रहे हैं विषयवार रणनीति सामान्य अध्ययन के पेपर का। सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना है। एक एक सब्जेक्ट को हम लोग को लेकर डिकोड करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि आयोग ने भले ही सिलेबस को उलझाऊ बना रखा है, भले ही सिलेबस को अस्पष्ट बना रखा है, लेकिन स्पष्ट करने का काम यहां हम लोग करेंगे और देखेंगे कैसे पढ़ना है। अब सबसे पहले आइए हम लोग इतिहास का सबसे लोकप्रिय विषय है और बड़ी संख्या में प्रश्न आते हैं। एक बात आपको मैं बताऊं, अगर तैयारी के दौरान आपसे कोई ये कहता है कि सिलेबस में जहां से प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं केवल आप वही पढ़िए, जहां से नहीं आ रहे हैं उसको आप छोड़ भी सकते हैं, ये बहुत गलत रणनीति है। आयोग ने कोई गजट में ये कहकर नहीं दे रखा है कि मैं ये नहीं पूछूंगा, ये पूछूंगा। आयोग ने अस्पष्ट सिलेबस को इसलिए बनाकर रखा है कि वो चाहे कहीं से पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए सिलेबस में जो भी है, इतिहास का मतलब प्राचीन, मध्य, आधुनिक, यहां तक कि कल्चर। ठीक है ना। अगर भूगोल पूछ रहा है तो विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल सब पूछ रहा है। अगर विज्ञान की बात कर रहा है तो टेक्नोलॉजी भी पूछ रहा है। ठीक है, तो आयोग संविधान में भारतीय संविधान नहीं बोला, संविधान एवं राज्य व्यवस्था दोनों पूछ रहा है। ये सिलेबस अस्पष्ट है। आयोग का उद्देश्य ही है कि अस्पष्ट सिलेबस में मैं जितना चाहूं पूछ सकूं। जैसे हमारे संविधान निर्माताओं जो संविधान के व्याख्या के केस में हर जगह मौन है, चाहे वो मौलिक अधिकार की परिभाषा हो, चाहे वो नागरिकता की परिभाषा हो, चाहे वो अल्पसंख्यक की परिभाषा हो, चाहे एससी एसटी की परिभाषा हो, चाहे ओबीसी की परिभाषा हो, संविधान के निर्माता हर जगह मौन है। क्यों मौन थे? क्योंकि वो जानते थे परिस्थितियों के अनुसार हमारे आने वाले नीति नियंता इसकी व्याख्या कर लेंगे। ये उनकी बहुत बड़ी रणनीति, आयोग की रणनीति है। अस्पष्ट सिलेबस को बार बार जहां से चाहता है जो पूछता है। ये तो आपका काम है कि उस सिलेबस को कैसे डिकोड करेंगे। तो आज इसी को हम करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से लेक्चर देखें और मेरे अनुसार से जिस व्यक्ति ने समग्र रणनीति पढ़ लिया है, पूरे रूप से तैयारी हो चुकी है, समझ नहीं पा रहे हैं कैसे दोहराया जाए या कैसे, या जो इसके लिए नया है तो कैसे पढ़ा जाए, जो अपने तैयारी में कॉन्फिडेंस नहीं पैदा कर पा रहा है, जो अपने तैयारी को अंतिम रूप नहीं दे पा रहा है, जो बार बार पढ़ रहा है फिर भी उसको बार बार दोहराने की आवश्यकता पड़ रही है, ऐसे समस्त विद्यार्थियों के लिए आज का ये हमारा लेक्चर वीडियो निश्चित ही महत्वपूर्ण साबित होगा और उनको इन समस्त समस्याओं से बाहर निकालने का काम जरूर करेगा। इतिहास, भारतीय सिविल सेवा में जीएस के प्रश्न पत्र के तहत सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंटरेस्टिंग विषय। प्रश्न भी आते हैं, अच्छी मात्रा में प्रश्न आते हैं। कभी किसी जमाने में सबसे ज्यादा प्रश्न आते थे, हालांकि आयोग ने देखा कि रटे रटाए प्रश्न थे इसीलिए थोड़ी सा इसको लेकिन फिर भी कला संस्कृति को जोड़ लिया जाए तो बहुत अच्छे प्रश्न आज भी इतिहास से आते हैं। मैंने बताया
प्रश्नों के माध्यम से किसी विषय को आप जज मत करिएगा। ये रणनीति उलट सकती है, आयोग किसी दिन उलट के रख देगा, तो जो लड़के ध्यान नहीं देंगे उनको मैदान से बाहर होना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग यहां डिकोड करने जा रहे हैं सिलेबस को, यानी इतिहास में क्या वो हम डिकोड करने जा रहे हैं, ना कि मैं यहां कोई आपको यह बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि केवल यही पढ़िए और बाकी छोड़ दीजिए। यह बताने का प्रयत्न मैं कदापि नहीं करूंगा, क्योंकि वो मैं जानता हूं कि सिविल सेवा की परीक्षा में परिश्रम का कोई विकल्प नहीं, और यदि अपनी तैयारी को अचूक बनाना है तो संपूर्ण समग्र तैयारी होनी चाहिए। हां, दोहराव के समय आप प्रमुख चीजों को देख सकते हैं। एक दिन पहले परीक्षा कल है, एक दिन पहले आप प्रमुख, तो वही सारी चीजें हम लोग यहां डिस्कशन आज करेंगे और देखेंगे कि हम कैसे अपने प्रश्नों को और अपने सिलेबस को कैसे सरल बनाते हैं और अपनी तैयारी को अंतिम रूप देते हैं। सबसे पहले हम इतिहास में आते हैं। इतिहास में पढ़ा क्या जाता है? जैसे आपने सिंधु घाटी सभ्यता खोला तो क्या पढ़ रहे हैं, आपने वैदिक काल खोला तो कैसे पढ़ रहे हैं, अगर आप मौर्य काल पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं? क्या केवल राजाओं का इतिहास हो जाता है? क्या उस समय कला, स्थापत्य, समाज, धर्म, राजनीति ये इतिहास नहीं है? कई बार प्रश्न देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, केवल एकांगी अध्ययन निश्चित ही एग्जामिनेशन हॉल में आपके लिए संकट खड़ा कर सकता है, परेशानी खड़ा कर सकता है। इसलिए समग्र अध्ययन करिए, आप घटकों में बांट कर पढ़िए। जैसे यदि आप इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास के किसी चरण का अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए आप मौर्य काल पढ़ रहे हैं, तो मौर्य काल में आप जो है पहले पहले राजनीतिक पूरा पढ़ लीजिए कि कौन कौन से राजा थे, क्या क्या घटनाएं घटी। इसके बाद आप उसका सामाजिक जीवन पढ़िए, सामाजिक जीवन के बाद आर्थिक जीवन पढ़िए, आर्थिक जीवन के बाद धार्मिक जीवन पढ़िए, और धार्मिक जीवन के बाद आप कला एवं स्थापत्य भी पढ़िए। अगर उस समय का कोई साहित्य है तो साहित्य पढ़िए। जब आप इस तरह से खंड पढ़ेंगे, ये समग्र पढ़ाई कहलाती है। केवल राजनीतिक इतिहास, आप चंद्रगुप्त मौर्य को जान गए, आप बिंदुसार को जान गए, आप अशोक को जान गए, और अंतिम शासक बृहद्रथ को पुष्यमित्र सिंह ने हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की, ये इतिहास ही नहीं है। आयोग ज्यादातर आर्थिक सामाजिक चीजों को पूछ रहा है। वो देखना चाहता है कि इतिहास के अंदर आपकी गहराई कितनी है। जब आप इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आ जा रहा है कि हाँ, मेरा तैयार हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप आर्थिक ढांचा को जरूर पढ़िए कि उस समय का व्यापार कैसा था, उस समय का कृषि कैसा था, उस समय सिक्के थे या नहीं, तो कौन से सिक्के थे, उस समय का साहित्य क्या था, उस समय का कला एवं स्थापत्य क्या था। ठीक है, ये सारी चीजों को आप पढ़िए। इससे केवल आपका प्री नहीं तैयार हो रहा, मेंस भी तैयार होगा। इसको कहते हैं समग्र पढ़ाई। यानी आप जब भी पढ़ेंगे इतिहास, तो प्रत्येक चैप्टर को, चाहे वो मौर्य काल हो, चाहे गुप्त काल हो, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे मुगल काल हो, चाहे वो सल्तनत काल हो, चाहे आधुनिक में आप आ जाइए, आप जब भी पढ़िए तो संपूर्ण समग्र रूप से पढ़िए। इसके बाद आप ऐतिहासिक शब्दावली, बहुत प्रश्न आता है। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले प्राचीन इतिहास को जो हम लोग देख रहे हैं, तो प्राचीन इतिहास में इस ढंग से तो पढ़ना ही पढ़ना है। प्राचीन इतिहास में ऐतिहासिक शब्दावली बहुत पूछता है। जैसे अदेव मातृक क्या था, या निष्क क्या था, या विष्टि गुप्त काल में किस शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था। आप ये देखेंगे कि शब्दावलियों से प्रश्न एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत आ रहा है। ठीक है, आप अच्छा, ये सब चीजें ऐसी है कि जब आप ऐसे पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो बहुत सरलता से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। क्योंकि जब कहानी ऐसा क्योंकि समय बहुत कम है और इस समय में आपको कॉन्फिडेंस अपना लेवल हाई करना है। तो अगर कॉन्फिडेंस लेवल हाई करना है तो आपको सिस्टमेटिक पढ़ना पड़ेगा, यानी कि आपको उत्कृष्ट अध्ययन करना पड़ेगा। इसको आप कह सकते हैं उत्कृष्ट अध्ययन। ठीक है ना, अभी तक आप गद्यात्मक अध्ययन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, या जो लोग नहीं पढ़े हैं वो भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन अब हमको उत्कृष्ट अध्ययन करना है, सिस्टमेटिक अध्ययन करना है। और सिस्टमेटिक अध्ययन कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करने के लिए बहुत जरूरी है।
तो कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करने के लिए आप ऐसे पढ़िए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, कला, साहित्य निकाल लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। फिर आप प्राचीन इतिहास के 10-20 शब्दावलियों का नोट बना लीजिए, 50 शब्दावलियों का, आप अच्छे अच्छे शब्दावली छांट लीजिए। मैं किसी दिन इसका भी अलग से क्लास लूंगा, पहले मैं आपको उस स्तर के लिए तैयार कर रहा हूं, फिर मैं लेक्चर वीडियो के तहत आपको दूंगा, निश्चित ही कोशिश करूंगा ताकि आपके मार्ग को पूर्ण सरल बनाऊं। लेकिन अभी मैं उस रणनीतिक स्तर पे आपको ला रहा हूं, फिर मैं लेक्चर वीडियो के तहत जरूर आपके समस्याओं को हल करने के लिए और आयोग की चुनौती से आपको पार पाने के लिए मैं निश्चित हर कार्य करूंगा, लेकिन वो सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले रणनीति जान लिया जाए। इसके पहले का भी मैंने लेक्चर दिया है, वो आप देख लीजिए और इस पे आइए। इसके बाद विदेशी यात्रियों से प्रश्न बहुत आता है प्राचीन इतिहास में। सबसे पहले प्राचीन इतिहास का हम लोग देख रहे हैं। इतिहास में हम तीनों का अलग अलग आपको बताने जा रहे हैं। आप लोगों को अगर किसी ने यह कह दिया है कि केवल आधुनिक भारत पढ़ लीजिए क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न आता है, तो आधुनिक भारत से प्रश्न निश्चित ही ज्यादा आता है। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि केवल आप आधुनिक भारत पढ़िए और प्राचीन और मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकाल छोड़ दीजिए। नहीं, बिल्कुल ये बहुत गलत रणनीति है, क्योंकि एग्जामिनर के स्वभाव पर भी निर्भर करता है। अगर उसको एंशिएंट हिस्ट्री ज्यादा पसंद तो एंशिएंट हिस्ट्री से प्रश्न पूछ देगा। और आयोग ने घोषित तो किया नहीं कि मैं केवल मॉडर्न से पूछूंगा। ठीक है, मॉडर्न से पूछने की ज्यादा प्रश्न एक प्रवृत्ति आयोग की रही है, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो चाहे राज्य लोक सेवा आयोग के हो। लेकिन हम छोड़ कैसे सकते हैं जब सिलेबस में इतिहास लिखा हुआ है। इसलिए आप समग्र रणनीति बनाइए। अगर आप वास्तव में हर हाल में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो संपूर्ण समग्र रणनीति बनेगी। तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि परीक्षा हाल में आपके सफलता पर कोई प्रश्न चिन्ह न रहे। और यदि आप आधा तिहा पढ़ाई करेंगे तो निश्चित ही आपके सफलता पर एग्जामिनेशन हाल में प्रश्न चिन्ह तो लगा ही लगा रहेगा, साथ में आपके मन में भी डर पैदा रहेगा कि मैंने मेडिवल हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, कहीं मेडिवल हिस्ट्री से ज्यादा प्रश्न आ गया तो क्या होगा, मैं तो केवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के आया हूं। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल बनाकर चलना है पहले से, अगर आप वास्तव में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तब। नहीं तो रणनीतियां बहुत है, आप जैसा पढ़ें। ठीक है, हमारा काम है आपको सही मार्गदर्शन करना, किताबी मार्गदर्शन करना ये हमारा काम नहीं है। किसी के द्वारा कहे गए कथन को दोहरा दूं ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम जो मौलिकता है, जैसे एक सामान्य विद्यार्थी सोचता है, जैसे एक सामान्य विद्यार्थी करता है, जैसे एक सामान्य विद्यार्थी जूझता है, जैसे एक सामान्य विद्यार्थी इन समस्याओं से जूझकर सफल होता है, उन्हीं सारी रणनीतियों को हमारा काम है मौलिक रूप से अपने शब्दों में आपको आपके सामने बखान करूं, वही बस कर रहा हूं। ठीक है, तो आप विदेशी, प्राचीन इतिहास में विदेशी यात्रियों से बहुत प्रश्न आते हैं, जैसे मेगास्थनीज हो गया, जैसे फाहियान हो गया, जैसे ह्वेनसांग हो गया, जैसे इसिंग हो गया। अब जैसे मेगास्थनीज से प्रश्न आ गया कि मेगास्थनीज का कहना था कि भारत में कोई दास नहीं है, सभी भारतीय समान है। फिर आप यहां से ये समझिए कि ऐसा उसके मन में आया क्यों, वो इस बात को क्यों कह रहा था। ऐसा तो नहीं था, भारत में बहुत सारे बौद्ध ग्रंथों में भी 4 प्रकार के हैं और शास्त्र में 9 प्रकार के दासों का वर्णन, तो दासों का वर्णन तो हर जगह है। लेकिन दासों के वर्णन होने के बावजूद भी मेगास्थनीज ने ऐसा क्यों कहा कि सभी भारतीय समान हैं, उनमें कोई दास नहीं है? क्योंकि हमारे वहां दासों के प्रति वो कठोरता नहीं अपनाई जाती थी जो यूनान में अपनाई जाती थी। वहां दासों को पीटना, मारना, उनका अंग भंग कर देना यूनान में आम बात थी, भारत में अपराध था। इन प्रवृत्तियों को आप समझिए। फाहियान ने कहा कि लोग रजिस्ट्री नहीं करवाते थे, दरवाजे पे ताला नहीं लगाते थे, राजा बिना दंड के शासन करता था। ये फाहियान का स्टेटमेंट था। ऐसे ह्वेनसांग के स्टेटमेंट से IAS में प्रश्न आ चुके हैं। तो आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा। आयोग की प्रवृत्ति को समझ लीजिए। आप जिस दिन आप आयोग को फॉलो मत करिए, आप आयोग को ओवरटेक करिए। आप फॉलो करेंगे तो आपसे आगे निकल जाएगा। आप ओवरटेक करने का प्रयत्न करिए अपने रणनीतियों से। आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे बोल रहा हूं, नहीं, ये है, जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो लोग ऐसा करते हैं।
बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो परीक्षा में बैठ भर जाते हैं, उनका निकल जाता है। कैसे निकल जाता है बताइए? आपके सामने बहुत एग्जाम्पल है, क्योंकि उन्होंने उस लेवल को प्राप्त कर लिया है जो आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा या मेंस परीक्षा के लिए चाहिए। देखिए, यहां भाग्य की बात नहीं होगी, क्योंकि भाग्य हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में केवल कर्म है, तो कर्म की ही बात होगी। इसके अलावा आप बहुत सारी कला शैलियां हैं, क्योंकि कला शैलियों से बहुत ज्यादा प्रश्न आजकल देख रहे हैं हम आ रहा है। तो आपने सबसे पहले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक बांट लिया। इसके बाद आपने ऐतिहासिक, प्राचीन इतिहास में ऐतिहासिक शब्दावलियों को देख लिया, फिर विदेशी यात्रियों को देख लिया, फिर बहुत सारी शैलियां हैं, जैसे गांधार शैली है, जैसे मथुरा शैली है, जैसे गुफाओं की बहुत सारी, अजंता एलोरा, बहुत सारी गुफाओं की शैलियां हैं, ये भी आप देख लीजिए। जैसे मंदिर निर्माण की बहुत सारी शैलियां हैं, जैसे नागर, बेसर, ठीक है ना, या द्राविड़, तीनों शैलियों के बारे में आप जान लीजिए, उन शैलियों की विशेषता क्या क्या है। अब आप मान लीजिए एक दिन पहले आपके एग्जाम में पास समय नहीं है, आप तीनों शैलियों को निकाल कर उनकी विशेषता पढ़ लीजिए, प्रश्न आ जाएगा, आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि आप सिस्टमेटिक यहां पढ़ाई कर रहे हैं, ये वैल्यूएबल पढ़ाई है। एग्जामिनेशन में कम समय है और आप ये निर्णय नहीं कर पा रहे कि अपने पढ़ाई को उत्कृष्ट कैसे बनाया जाए, उत्कृष्ट अध्ययन रणनीति। तो ये उत्कृष्ट अध्ययन रणनीति चल रही है, आप पढ़ाई को वैल्यूएबल पढ़ा रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है ना। आप वैल्यूएबल बनाकर पढ़ाई को अंतिम रूप दे रहे हैं, और ये अंतिम रूप नहीं है बल्कि सफलता का अंतिम रूप है। ठीक है, आप सिक्कों का अध्ययन कर लीजिए, कहां से सिक्के शुरू हुए। आश्चर्य की बात है कि भारत में सबसे पहले सिक्के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसी राजा, महाराजा, सम्राट ने जारी नहीं किए, नगरों में रहने वाले शिल्पियों और व्यवसायियों ने उसको जारी किए। ठीक है ना, ये भी आप जानिए कि पहले सिक्के कौन थे, पंचमार्क या आहत सिक्के, ठप्पे मार के उनको पंचमार्क कर दिया गया था। चांदी के सिक्के होते थे, प्राकृतिक चीजें बनी रहती थी, गुप्तों मौर्यों तक चलता रहा। सिक्कों का इतिहास समझिए, साहित्यों को देख लीजिए, कौन कौन से साहित्य प्राचीन इतिहास के हैं, चार्ट बना लीजिए आप। 2 मिनट, बहुत देर की तैयारी नहीं, आप दिन भर में साहित्य के चार्ट बना लीजिए, आप दिन भर में सिक्कों का इतिहास बना लीजिए, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा लगाकर। ठीक है, आप शिलालेख, अभिलेखों का, प्राचीन इतिहास के पुराने अभिलेख हैं, आप 10-20 अभिलेख का आप एक नोट्स बना लीजिए। देखिए, तैयारी आपकी स्ट्रांग हो गई, ये आपके मेंस में भी काम आएगा। तो तैयारी जब आप सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे तो एग्जामिनेशन बहुत सरल हो जाएगा। लेकिन आप तैयारी को अगर पहाड़ बना देंगे, पूरा एक गद्यात्मक उठाकर आप पढ़ते चले जा रहे हैं, आपको इस समय थोड़ी सा उत्कृष्ट अध्ययन रणनीति अपनानी पड़ेगी। शिलालेख हो गए, स्तंभ लेख हो गए, तो आप प्राचीन इतिहास में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक बांट लीजिए, कला स्थापत्य बांट लीजिए, शब्दावलियों को जान लीजिए, विदेशी यात्रियों की रणनीतियों को समझ लीजिए। आप नोट करते जाइए जो मैं बोलता जा रहा हूं। ठीक है, विदेशी यात्रियों को देख लीजिए, स्तंभ लेख, शिलालेख, बहुत सारे अभिलेख के बारे में जान लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल वैल्यूएबल होती चली जाएगी। अब आ जाइए, आप मध्यकाल में आ जाइए। मध्यकाल में भी आप जैसे मान लीजिए सल्तनत काल उठा रहे हैं, तो आप सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, कला एवं स्थापत्य। अच्छा, जब आप कला, स्थापत्य, साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, ये सब अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप कल्चर भी आपका तैयार हो रहा है। कल्चर के लिए अलग से नहीं पढ़ना, कम से कम प्राचीन इतिहास में कल्चर के लिए अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आप इस ढंग से पढ़ रहे हैं तो दोनों तैयारी एक साथ होती चली जा रही है। ठीक है, तो मध्यकाल में आप आ जाइए, तो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आप जान लीजिए। फिर मध्यकाल में कला एवं स्थापत्य के बहुत बड़े बड़े हमारे वहां चीजें मिलती हैं, चाहे वो लाल किला हो, चाहे वो ताजमहल हो, और बहुत सारी चीजें, फतेहपुर सीकरी में बहुत सारे बने हैं। सुल्तानों ने बहुत सारी चीजें बनाई, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों बहुत सारी। तो आप कला एवं स्थापत्य पे कुछ ज्यादा जोर दे दीजिए, तो आपको बहुत सारा स्पष्ट क्लियर हो जाएगा, और ये आपको मेंस में भी लिखने में काम आएगा। ठीक है ना। इसके बाद मध्यकाल में आप साहित्य पर जोर दे दीजिए, क्योंकि साहित्य, मुगल काल में बहुत सारे साहित्यों का आयोग ने क्या कहते हैं, अकबर ने फारसी में अनुवाद करवाया, वो भी आप जान लीजिए। रजमनामा किसका अनुवाद है, ये भी जान लीजिए आपने।
मुगल काल के महत्वपूर्ण इतिहासों को समझ लीजिए। तो आप जब आप सिस्टमेटिक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता चला जा रहा है, आपको लग रहा है कि हम कुछ पूरा कर रहे हैं। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में ये लगता है कि इतना पढ़ गए हैं लेकिन कुछ हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सिलेबस अथाह है। तो इस अथाह महासागर में कैसे पतवार इकट्ठा किए जाए यही मैं आपको बता रहा हूं, ताकि नाव को आप स्थिर कर सकें। जो नाव डगमगा रहा है उस नाव को आप स्थिर कैसे करें, उन पतवारों का वर्णन यहां हो रहा है। जो नाव को खेता उसे पतवार बोलते हैं। तो उस पतवारों का वर्णन यहां हो रहा है जो आपके डगमगाती और हिलते हुए नाव को स्थिर करेगा। और आप देखेंगे कि अंतिम 100 दिनों की रणनीति में, या आप शुरू से भी ये रणनीति अपना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये रणनीति आप अभी अपनाएं। बहुत लोग इस रणनीति पे चल रहे होंगे, ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं भाई। हमारा काम है एक आदर्श विद्यार्थी समझकर आपको शुरू से हर चीज बताना। मैं 20 से नहीं कुछ बताऊंगा। बहुत 10 साल पुराने स्टूडेंट भी इस लेक्चर को देखेंगे, वो भी यहां पे वो मौजूद हैं। बहुत नए विद्यार्थी देख रहे हैं, बहुत विद्यार्थी ऐसे जो साल भर पुराना है। तो हमारा टारगेट हर कोई है। बहुत लोग लगता होगा ये बहुत पूरा, ऐसा नहीं, मेरा टारगेट हर कोई है। और मैं ये बता रहा हूं कि इस लेक्चर से बहुत लोगों में जो बहुत दिनों से प्री नहीं निकाल पा रहे, वो भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। उन्हें पता चल जाएगा कि आज तक मेरे अंदर कमियां कहां हो रही थी। पूरे गद्यात्मक विस्तार से पढ़ने के बाद आप वैल्यूएबल पढ़ाई इस तरह से करके अपने तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हैं। स्थापत्य कला, अच्छा, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं इसमें हो पा रहा है ऐसे पढ़ने से, आप सबके नोट बना लीजिए। बहुत दिन नहीं लगेगा बनाने में, आप लग जाइए, कुछ दिन आप लग जाइए, हर विषय पर इस माध्यम से नोट तैयार हो जाएगा, हर विषय पर तैयार हो जाएगा। बना लीजिए, फिर आप उसको एक ही बार दोहरा लीजिए, सब याद हो जाएगा। करके देखिए, यह अनुभव का विषय है, किताबी विषय मैं आपको नहीं बता रहा हूं, यह अनुभव का विषय है। वैसे भी सिविल सेवा को अनुभव वाले ही व्यक्ति बता सकते हैं, जो इसमें रमा हो या अपना पूरा समय दिया हो, संघर्ष किया हो, वही बता सकता है। सिविल सेवा की तैयारी में किताबी ज्ञान लेकर नहीं हर कोई पढ़ा सकता है। भारत की धरती वीरों से खाली नहीं, बहुत लोग हैं यहां मौजूद। साहित्य पढ़ लीजिए। फिर आप देखेंगे कि मध्यकाल का एक बहुत महत्वपूर्ण चरण है भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन। इसके बारे में अच्छे से आप जान लीजिए, कौन कौन से सूफी सिलसिले थे भारत में, किन किन लोगों ने स्थापित किया। हर सूफी सिलसिले की अपनी अपनी विशेषता थी। भक्ति आंदोलन देख लीजिए, महाराष्ट्र का धर्म आंदोलन देख लीजिए, धरकरी संप्रदाय, बरकरी संप्रदाय समझ लीजिए। एक कृष्ण मार्गी था, एक राम मार्गी था। इनके संस्थापकों के बारे में जान लीजिए। भक्ति आंदोलन के विभिन्न विचारधाराओं को जान लीजिए। द्वैतवाद, विशिष्टा द्वैतवाद, द्वैतवाद, बहुत सारी चीजें हैं, जान लीजिए। सब पे मैं कोशिश करूंगा कि एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लेक्चर जरूर लाऊं। ऐसा नहीं कि मैं आपको बताकर ही कोशिश मेरी रहेगी, लेकिन ये कोशिश तभी होगी जब आपके तरफ से बिल्कुल हमारा इस बात पे जरूर आप इसको पसंद करेंगे और आपको लगेगा कि हाँ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल हर प्रकार का परिश्रम मेरा होगा। तो स्थापत्य कला जान लीजिए। फिर आप देखेंगे तो पहले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, ये सब जान लीजिए। मध्यकाल में कला एवं स्थापत्य को आप समझ लीजिए, ठीक है। साहित्यों का बड़ा विकास है, वो उसको अलग से आप चार्ट बना लीजिए, कौन कौन से साहित्य हैं। एक बार मैं चार्ट के रूप में पूरा जीएस पढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा चार्ट के रूप में पूरा हो जाए। फिर तथ्यों के रूप में पूरा, ऐसा कोशिश करूंगा। कई लेक्चर भी हमारे लगातार आएंगे। सामान्य विषयों पर लेक्चर तो हमारे बहुत मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन अब ये रणनीतिगत लेक्चर भी आएंगे, जो आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा को, इसके बाद फिर मेंस के लेक्चर हमारे आएंगे, मेंस की परीक्षा निकालने के लिए। सिस्टमेटिक भी चलेगा और सामान्य लेक्चर तो हमारे मौजूद ही हैं, बहुत सारे आप देख सकते हैं आकर। फिर आप देखेंगे कि स्थानीय राजवंश भी थे, जैसे विजयनगर साम्राज्य। मध्यकालीन वातावरण में सनातन हिंदू संस्कृति को लेकर स्थापित किया गया विजयनगर साम्राज्य, आप उसको देख सकते हैं। बहमनी साम्राज्य आप देख सकते हैं। फिर शिवाजी का मराठा साम्राज्य आप देख सकते हैं। उनके चीजों को आप पूरे रूप से समझिए। अष्टप्रधान कौन थे, हर मंत्री अपने अपने का क्या क्या काम करते थे। शिवाजी का चौथ और सरदेशमुखी की क्या प्रवृत्ति थी, यह भी आप जानने का प्रयत्न करिए। आप
फिर शिवाजी के कुछ जो भी घटनाएं उनके जीवन की थी उनको आप थोड़ी क्रमबद्ध करके लिख लीजिए, क्योंकि कई बार शिवाजी के घटनाओं का क्रम दे देता है। आप ये कोशिश मत करिए कि ये नहीं आता है, तैयारी इस ढंग से नहीं होती है मुकम्मल कि आप ये सोचिए कि ये नहीं आता है। आप ये जरा सा भी किसी की इस मेरे अनुसार से आपको ये बात कदापि नहीं मानना चाहिए और आपको क्वेश्चन देख कर निर्णय नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको वास्तव में हर हाल में हर परिस्थिति में अपने आप को सफल बनाना है तो आपको चूजी नहीं होना है। ये प्री की परीक्षा है, यहां चूजी होने का कोई विकल्प नहीं है, ठीक है ना। तो चूजी होके नहीं पढ़िए आप, ये चूजी होना नहीं बता रहा हूं, ये मैं सारी चीजें आपको आप अगर देखेंगे तो पूरा सिलेबस इसमें आ रहा है, लेकिन उस सिलेबस को मैंने बिल्कुल विश्लेषित कर दिया, बांट दिया है। बांट क्यों दिया? ताकि आपके लिए सरल हो जाए, ठीक है। तो अब आगे, अब ये तो मैंने आपको बता दिया हिस्ट्री में एंशिएंट और मेडुअल सबसे ज्यादा जो आता है वो मॉडर्न से प्रश्न आते हैं, लेकिन मॉडर्न को बहुत बच्चे समझ नहीं पाते हैं। वो यूरोपियों के आगमन से शुरू कर देते हैं और यूरोपियनों के आगमन से पढ़ना प्रारंभ करते हैं, ब्रिटिश राज्य की स्थापना करवा देते हैं, फिर उसके बाद सामाजिक धार्मिक आंदोलन पढ़ लेते हैं, फिर राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ लेते हैं। आधुनिक भारत में पढ़ाई को आपको खंडवार बांट कर पढ़ना पड़ेगा। 3 से 4 खंडों में आधुनिक भारत को जब आप विभाजित करके पढ़ेंगे तब वो सही से पढ़ पाएंगे आप। पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, फिर गवर्नर जनरलों का आप पूरा एक लाइन से पढ़ जाइए, फिर सामाजिक धार्मिक आंदोलन पढ़ जाइए, फिर ब्रिटिश राज्य की आर्थिक नीतियों को पढ़िए, सबसे ज्यादा प्रश्न यहां से आता है, ठीक है। उसके बाद आप शुरू करिए राष्ट्रीय आंदोलन, 57 के संग्राम से आप 1947 तक पहुंच जाएंगे। तो खंड से बांट कर पढ़िए। आधुनिक भारत केवल पढ़ना प्रश्न नहीं आना है, तो आप सबसे पहले आधुनिक भारत में आप प्रश्नों को देख सकते हैं, सबसे ज्यादा कहां से आ रहा है आपको उस पर जोर देना है। जैसे सबसे पहले ब्रिटिश आर्थिक एवं राजस्व नीतियां, यहां से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ब्रिटिश आर्थिक एवं राजस्व नीतियां, यहां से हर साल मैंने देखा है कि ज्यादातर प्रश्न यहां से आए हैं, और मैंने बताया कि आपको खंड में इसको पढ़ना भी है। आप देख लीजिए कि भारत में आने के बाद उन्होंने कैसी कैसी नीतियां बनाई, चाहे वो धन निष्कासन का सिद्धांत हो, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो, चाहे वो हथकरघा उद्योग या भारत के गृह उद्योगों को नष्ट करना हो, चाहे आयात निर्यात की उनकी नीतियां हो, ठीक है ना, चाहे रैयतवाड़ी बंदोबस्त हो, स्थायी बंदोबस्त हो, महालवाड़ी बंदोबस्त हो, इन सारे चीजों के बारे में आप महालवाड़ी के बारे में जितने बिंदु हैं बढ़िया से पढ़ लीजिए, रैयतवाड़ी से बढ़िया से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसी से प्रश्न। अब सूर्यास्त कानून किससे संबंधित है? सूर्यास्त कानून क्या था? स्थायी बंदोबस्त में एक कथा थी कि एक निश्चित दिन तक, सूर्य ढलने तक अगर जमींदार अपना लगान नहीं जमा कर देता था, राजस्व जो लगान लेकर वसूलता था उसकी जमींदारी चली जाती थी, सूर्यास्त कानून था। तो आप चीजों को पूरे सही से चलिए, सिस्टमेटिक पढ़िए। तो पहले राजस्व वाले से सबसे ज्यादा प्रश्न आ जा रहा है, बढ़िया से आप तैयार कर लीजिए। मान लीजिए कि एक 4 दिन 5 दिन रह गया, आप सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा हो बिल्कुल मैं तैयार कर लूं, आप राजस्व वाला उठा लीजिए, पूरा तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप सामाजिक धार्मिक आंदोलन शुरू कर दीजिए, क्योंकि सामाजिक धार्मिक आंदोलन से बहुत प्रश्न आते हैं अक्सर, चाहे वो ब्रह्म समाज हो, चाहे आर्य समाज हो। प्रश्न आप ये मत सोचिए कि आ नहीं रहा है, आएगा। क्या कोई लिख के दे सकता कि नहीं पूछेगा? मैं उस पे क्यों चलूं? मैं अनुमान इस तरह से क्यों लगाऊं? ये अनुमान नहीं हो जाएगा, तो तुक्का हो जाएगा, ये नहीं आएगा। अनुमान तो ज्ञान का एक साधन है, और हर व्यक्ति अनुमान लगाकर ही अपने काम करता है। आप पढ़ इसलिए रहे हैं कि आपको सफल होने का अनुमान है। एक कृषक अपना फल क्या कहते हैं, अनाज बोता है, क्योंकि उसको अनुमान है कि हमारा अनाज होगा। एक योद्धा युद्ध में शामिल होता है कि वो सफल होने का अनुमान तो ज्ञान का साधन है। लेकिन आप जबरदस्ती कह रहे हैं कि ये नहीं आएगा, ये तो तुक्का है, ये नहीं हो पाएगा, इससे परीक्षा नहीं निकलेगी।
और आप लोग केवल कुछ लोगों को अपना आदर्श मत बनाएं जो टॉपर्स हैं आपके नजर में हैं। 80-90% लोगों के बारे में तो आप जानते ही नहीं हैं। और वही 80-90% लोग जो हैं वो इन्हीं रणनीतियों को, जो शुद्ध परिश्रम के माध्यम से आए हैं, उन्हीं रणनीतियों का पालन करके आए हैं। उन नींव की ईंटों के बारे में आप समझ नहीं पाते हैं। चंद लोग टाप रख करते हैं, आप उन्हीं लोगों के बारे में केवल सुन पाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत कह रहे हैं, निश्चित वो भी आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इन रणनीतियों को वो नीचे वाले भी करके आए हैं। उन्होंने भी उतना मेहनत किया। ऐसा थोड़ा कि वो कुछ नंबर से नीचे चलेगा तो उन्होंने मेहनत नहीं किया था। उससे ज्यादा लोग असफल हुए हैं। ऐसा थोड़ा कि जो असफल हो गया कुछ नंबर से तो उसने नहीं किया मेहनत। सिविल सेवा की परीक्षा में आने वाला प्रत्येक गंभीर विद्यार्थी, चाहे सफल हो चाहे असफल हो, बहुत परिश्रम करता है, बहुत परिश्रम करता है। गंभीर विद्यार्थी की बात मैं कर रहा हूं, और आप उसके परिश्रम पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। एक गंभीर विद्यार्थी, आप बताइए, एक व्यक्ति 4 बार 5 बार असफल हुआ, आप कह देंगे उसको कुछ नहीं आता, छठे बार सफल हो गया, तो क्या 1 मिनट में वो योग्य हो गया? अभी तक अयोग्य था। किसी की सफलता और असफलता का आप पैमाना नहीं निकाल सकते हैं। अगर वो गंभीर विद्यार्थी है तो निश्चित वो परिश्रमी। अब स्वतंत्रता आंदोलन शुरू कर दीजिए, सामाजिक धार्मिक आंदोलन है, स्वतंत्रता आंदोलन शुरू कर दिए। 1857 के संग्राम से शुरू करिए। कांग्रेस की स्थापना के बाद स्वतंत्रता संघर्ष को एक निश्चित आधार मिला। कांग्रेस की स्थापना करा दीजिए। फिर 1905 का बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन पढ़ लीजिए। फिर मुस्लिम लीग की स्थापना कराइए। 1907 में कांग्रेस का विभाजन कराइए, ठीक है। फिर मार्ले मिंटो सुधार ले आइए, उस पर आप काम करिए। फिर उसके बाद आप लखनऊ समझौता पे आ जाइए, फिर रॉलेट एक्ट पर आ जाइए, साइमन कमीशन पर आ जाइए, असहयोग आंदोलन पर आइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़िए, भारत छोड़ो आंदोलन पढ़िए, साइमन कमीशन पढ़ लीजिए, 1935 का अधिनियम पढ़ लीजिए, ठीक है ना। आप क्रमबद्ध पढ़ते चले जाइए और सबके बारे में आप थोड़ी गहन अध्ययन भी करते चलिए। भाई, साइमन कमीशन के विरोध का बहुत बड़ा कारण क्या था? हर व्यक्ति ने उसका विरोध किया। कारण क्या था? हर पार्टी ने उसका विरोध किया, क्योंकि व्यक्ति तो संगठन के माध्यम से उस समय काम करता था, क्योंकि उसमें सब लोग गोरे ही थे। भारतीयों को इस योग्य ही नहीं समझा गया कि जॉन साइमन के बगल में वो बैठ सके, इसलिए उसका हर जगह विरोध हुआ। उसके सारे सदस्य जो हैं वो गोरे थे। कानून हमारे लिए बनना था और बना रहे हैं गोरे। तो ये आप कॉन्सेप्ट समझते जाइए, ठीक है ना। तो आप अब मार्ले मिंटो सुधार, विश्व के दंत बो दिए, ठीक है ना। और उसी से भारत का विभाजन भी हुआ। पहली बार पृथक निर्वाचक मंडल मार्ले मिंटो सुधार या 1909 के अधिनियम से हुआ था। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? आप चीजों को तो आप देखिएगा, जिस सिस्टमेटिक तरह से मैं आपको बता रहा हूं, आपको बहुत ही वैल्यूएबल पढ़ाई लगेगा और आपको बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जिस हिसाब से मैं सिलेबस को बांट के पढ़ने के लिए कह रहा हूं, आपको देखिए, अगर आप अच्छे से एक बार सारगर्भित पढ़ चुके हैं तो ये सिस्टमेटिक पे चलने में आपको बहुत सरलता लगेगा और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ये पूरा भी हो जाएगा। आप दोहरा तेहरा भी सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है ना। आप एक बार समग्र पढ़ चुके हैं, 2 बार समग्र पढ़ चुके हैं, एक बार इस ढंग से पढ़ लीजिए। फिर एग्जामिनेशन के 1-2-4 दिन पहले आप इसमें मेन टॉपिक पढ़ जाइए। भाई, दिमाग को ही मैसेज पहुंचाना है कि मैं सब पढ़ चुका हूं। दिमाग को कॉन्फिडेंस पहुंचाना है कि मैंने सब कुछ विधिवत कर लिया है, ठीक है ना। तो वो आपका बड़ा सहयोग करेगा एग्जामिनेशन हॉल में। और अगर आप डरे रहेंगे, आधा अधूरा बने रहेंगे, ठीक है ना, घबराए रहेंगे, तो वो आपका सहयोग नहीं कर पाएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं सिस्टमेटिक चीजें लाके इसीलिए आपके समक्ष रख रहा हूं। अब इसी का एक पार्ट भारतीय संस्कृति आयोग ने कह दिया। मैंने आपको कहा कि आप साहित्य, कला
भाई संस्कृति तो मानव जीवन सुबह से लेकर शाम तक जो भी करता है सब कल्चर के अंदर है। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, कला, स्थापत्य, साहित्य, धर्म, दर्शन, सब तो है संस्कृति। ठीक है ना। केवल कला, स्थापत्य, साहित्य और दर्शन, संगीत, यही तो नहीं संस्कृति, सब संस्कृति है जो भी सुबह शाम कर रहा है। अरे भाई आत्मा संस्कृति है, भौतिक स्वरूप सभ्यता है। ठीक है ना। तो आप इसको तैयार करिए। अब आप संस्कृति पढ़ना है तो आप चित्रकला शैली पढ़ लीजिए, वास्तुकला शैली पढ़ लीजिए, मूर्ति कला पढ़ लीजिए, संगीत पढ़ लीजिए, फिर नृत्य कला पढ़ लीजिए, क्योंकि कल्चर से प्रश्न भी आजकल पूछ रहे हैं। लेकिन वो इतिहास, प्राचीन इतिहास, आप इतिहास से पढ़ेंगे तो उसी में अगर आप कला, स्थापत्य और साहित्य पढ़ रहे हैं तो आपका ये हो जाएगा। लेकिन अगर आप अलग से भी पढ़ना चाहते हैं तो संस्कृति पढ़ने के पहले आप चित्र शैली अलग एक पॉइंट बना लीजिए, फिर आप वास्तुकला का अलग बना लीजिए, मूर्ति कला का अलग बना लीजिए, संगीत का अलग बना लीजिए, नृत्य का अलग बना लीजिए। आप 60 नोट बना सकते हैं, बहुत टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है तो आप चार्ट पर आधारित नोट्स बना लीजिए, आप 60 नोट्स बना लीजिए। अभी देखिए तुरंत कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा, तुरंत कॉन्फिडेंस पैदा होगा। आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कितना कॉन्फिडेंस आ गया। आप प्रयत्न करिए ना। सिविल सेवा का परीक्षार्थी हर क्षण, हर सेकंड, हर पल प्रयत्नशील होता है, किसी की इंतजार नहीं करता है कि कोई हमारा हाथ पकड़ के हमको नदी पार कराएगा। वो स्वयं सक्षम होता है। नाव नहीं मिला, नदी में उतर कर तैर के पार करेगा जरूर। ये सिविल सेवा का परीक्षार्थी, लाखों करोड़ों परीक्षार्थियों में आप अगर यहां आ रहे हैं, लाखों करोड़ों में अगर आपने लक्ष्य बनाया है तो ये कोई साधारण इंसान नहीं है। आप उन स्पेशल विद्यार्थियों में हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं अनु विषय में जो जा रहा है विद्यार्थियों स्पेशल नहीं। देखिए बात का उस संदर्भ में अर्थ होता है, उसको दूसरे संदर्भ में खींचने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। आप स्पेशल विद्यार्थी हैं, आप लगे रहिए। ठीक है। अब आइए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। मैंने आपको बता दिया, आप बांट के पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि आपकी पढ़ाई जो है उत्कृष्ट अध्ययन हो रही है। इसको कहते हैं उत्कृष्ट अध्ययन। उत्कृष्ट अध्ययन में मैं अलग से रणनीतियां भी लाऊंगा आपके समझ। आज उत्कृष्ट अध्ययन की रणनीति केवल प्री के लिए बता रहा हूं। ठीक है। अब जो दूसरा विषय है जो सबसे इजी प्रकृति का माना जाता है वो है भारतीय संविधान। दूसरा जो है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। अब ये आपका एक महत्वपूर्ण बिंदु है और यहां से अच्छे मात्रा में प्रश्न भी आते हैं और ये आपका बहुत ही सरल प्रकृति का होता है और मेरे अनुसार से इससे प्रश्न आपका गलत भी नहीं होना चाहिए। तो प्रश्न ये उठता कि हम इसको पढ़े कैसे। ठीक है। देखिए संविधान बहुत इजी प्रकृति के इसके चैप्टर है, लेकिन इजी प्रकृति का मतलब क्या हुआ, आपको समझ में आएगा। लेकिन समझ में आने का मतलब थोड़ा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप संविधान का निर्माण पढ़ रहे हैं तो आप संविधान की समितियों को जानें। आप यह भी जान लें कुछ समितियों के लिए, तो आप यह भी जान लें कि उसके कौन कौन सदस्य थे। आप यह भी जान लें कि संविधान बनाया तो गया, लेकिन उसको लिखा किसने। अगर आप केवल संविधान के अध्यक्ष जाने तो आप ये भी जान लीजिए कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी दो थे, ये भी आप जान लीजिए। संविधान के प्रत्येक समितियों का हेड कौन था, सबसे पहले संविधान की मांग किसने की। मतलब जब आप पढ़ रहे हैं संविधान का तो आप संविधान को समग्र रूप से पढ़िए। आप भारत संविधान के आप प्रस्तावना से मत पढ़िए, आप भारत के संविधान का निर्माण पढ़िए। संविधान की प्रकृति पढ़ लीजिए कि संघात्मक है कि एकात्मक है। भारत के संविधान की विशेषताएं जान लीजिए, विदेशी स्रोत भी जान लीजिए। तो आप देखेंगे कि छोड़ के पढ़ाई मत करिए कि कुछ चीजें छोड़ दे रहे हैं और नहीं, आप समग्र पढ़िए। तो आप ऐसे ऐसे पढ़ते पढ़ते भाग 4 तक पहुंच जाइए। आप संविधान का निर्माण पढ़िए, आप संघ एवं राज्य पढ़िए, आप प्रस्तावना पढ़िए,
आप मौलिक अधिकार पढ़िए, नागरिकता पढ़िए, मौलिक अधिकार पढ़िए, फिर राज्य के नीति निर्देश तत्व पढ़िए, फिर मौलिक कर्तव्य तक आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद अब संसद का पार्ट आ गया, संसदीय ढांचा में पढ़िए। अच्छा, संसदीय ढांचा जब आप पढ़ रहे हैं तो आप कंपैरेटिव स्टडी कर लीजिए। आप अगर इधर लोकसभा लिख रहे हैं तो उधर विधानसभा लिख लीजिए, अगर इधर आप राज्यसभा लिख रहे हैं तो इधर विधान परिषद लिख दीजिए, कंपैरेटिव स्टडी कर लीजिए। लोकसभा में सीधे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, विधानसभा में सीधे जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि हैं। लोकसभा की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, विधानसभा की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। ठीक है, विधानसभा का कार्यकाल भी अस्थायी होता है, लोकसभा की कार्यकाल अस्थायी होता है। उसको राष्ट्रपति भंग करेगा, इसको राज्यपाल भंग करेगा। अगर राज्यसभा में आ रहा है तो राज्यसभा स्थायी सदन है, विधान परिषद भी स्थायी सदन है। विधान परिषद एक ऐसा सदन है जिसको समाप्त तो किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 69। तो आप क्या मतलब मैं बता रहा हूं, कंपैरेटिव स्टडी करिए। अगर भाग 5 पढ़ रहे हैं तो भाग 6 भी आप उठा लीजिए, जो राज्य का शासन है। भाग 5 संघ का शासन है। उच्च न्यायालय पढ़ रहे हैं, उच्चतम न्यायालय पढ़े तो उच्च न्यायालय उठा लीजिए, कंपैरेटिव स्टडी कर जाइए कि दोनों के अधिकार में क्या अंतर है। तो जैसे ही आपने कंपैरेटिव स्टडी प्रारंभ कर दिया, आप देखेंगे कि आपका ज्ञान स्ट्रांग हो जा रहा है। आखिर क्या कारण था कि उत्तर वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल से बांट दिया गया? क्या केवल लोहे का प्राप्त करना ही बांट दिया गया? क्या उनके रहन सहन खान पान में परिवर्तन नहीं हुआ था? क्या उनकी राजनीतिक स्टेटस वही था कबीलाई जो ऋग्वैदिक काल में था वही उत्तर वैदिक काल में था? ऐसा तो नहीं था। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे आप और भी गहराई तक अगर अंदर जाना चाहते हैं पढ़ाई में तो कंपैरेटिव स्टडी प्रारंभ कर दीजिए। देखिएगा आप कुछ ही दिनों में आप बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएंगे, आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है ना? आप देखेंगे कि तैयारी आपकी। तो संसदीय शासन ढांचा में आप कोशिश करिए कि आप केवल ये नहीं कि आप संसद ये मान लिया कि राष्ट्रपति पढ़ लिए और आपने मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री सहित पढ़ लिया, आपने संसद का राज्यसभा लोकसभा पढ़ लिया। आप लोकसभा अगर संसद पढ़ रहे हैं तो संसदीय प्रक्रियाओं को भी जानिए। अगर आप अविश्वास प्रस्ताव पढ़ रहे हैं तो कार्य स्थगन प्रस्ताव भी जानिए, निंदा प्रस्ताव भी आप समझिए। ठीक है ना? कटौती प्रस्ताव भी आप जानिए। फिर संसद की समितियों के बारे में जानिए कि कौन स्थायी समिति है, कौन मितव्ययिता समिति है, कौन बहुत सारी समितियां हैं। तो आप जरूर कुछ समितियों के बारे में आज देखिए। वहां से आयोग, देखिए आयोग के जो प्रश्न आप देखेंगे वो तथ्यात्मक से ज्यादा टेक्निकल प्रश्न है। अगर मान लीजिए कोई आयोग के बारे में, अगर मान लीजिए किसी नीति आयोग के बारे में ले लीजिए तो आयोग नीति आयोग से क्रियाओं से प्रश्न पूछ दे रहा है। कब बैठक होती है, कौन अध्यक्षता करता है, मीटिंग में क्या क्या कैसे तय किया, ऐसे पूछ देता है। मानवाधिकार आयोग में ऐसे पूछ देता है। वित्त आयोग में से टेक्निकल प्रश्न पूछ दे रहा है। जो आप सोच नहीं पाते वो ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ रहा है, और जबकि आप वहां से गए हैं, गुजरे हैं, लेकिन आपने उसको ध्यान नहीं दिया। तो आप थोड़ी सा टेक्निकल बनिए। मैंने कहा उत्कृष्ट अध्ययन करिए। आप ये सोच जरूर लीजिए कि जहां कुछ टेक्निकलिटी दिख रही है, तकनीकी दिख रहा है, समझ लीजिए ये आयोग पूछेगा, चाहे वो कोई विषय हो। तो आप संविधान में जब आप आ गए हैं तो आप संसद के पूरे ढांचे को समझिए, राज्य और केंद्र दोनों समझिए। ठीक है? राज्य और केंद्र की न्यायपालिका भी इन दोनों में है, आप उनकी पूरा अध्ययन करिए, विस्तार से अध्ययन। फिर आयोग आजकल अभिकरणों में बहुत प्रश्न पूछ दे रहा है। विभिन्न अर्ध शासकीय निकाय, शासकीय निकाय या संवैधानिक निकाय के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, चाहे वो नीति आयोग हो, चाहे मानवाधिकार आयोग हो, चाहे वो वित्त आयोग हो, चाहे वो न्यायाधिकरण हो, इनसे, चाहे वो राजभाषा आयोग हो, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग हो, बहुत सारे प्रश्न आयोग। क्योंकि जानता आयोग जान रहा कि लड़के संविधान पढ़ने का मतलब ऊपर से पढ़ के निकल गए चैप्टर, जान रहा लड़के संसद पढ़ रहे लेकिन संसदीय प्रक्रिया नहीं समझ रहे। नियम 370 क्या है, नियम 184 क्या है, नियम 193 क्या है। 193 के तहत अध्ययन होता है, अगर डिस्कशन होता है
तो क्या होता, वोटिंग होती कि नहीं, 184 के तहत अध्ययन होता तो वोटिंग होती है कि नहीं, ये सारी चीजें आयोग पूछ रहा है। आप पेपर मत देख जाइए कि ये पेपर में पूछ ही नहीं रहा, ऐसे ही प्रश्न आयोग पूछ रहा है और पूछा है। तो आपको मैंने कहा ना, आपको एग्जामिनर का अनुसरण नहीं करना है, एग्जामिनर को ओवरटेक करना है, तब आप सिविल सेवा जैसी अपार परीक्षा पर पार पाएंगे। और जिन लोगों ने भी सिविल सेवा परीक्षा को पास किया वो ओवरटेक किए हैं, अनुसरण करके आप कहां उसको पार कर पाएंगे, वो तो कुछ भी पूछ देगा तब। ठीक है, तो ये हो गया आपका, उसमें आप पूरा ध्यान से पढ़ें। पहले आगे के सारे चैप्टर भाग 4 तक पढ़ लीजिए। भाग 5 में आप जैसे प्रयोग करें, सबसे बड़ा भाग भी है भारत के संविधान का भाग 5, तो उसको आप विस्तार से पढ़ लीजिए। चाहे उसमें राष्ट्रपति से शुरू करके आप मंत्रिपरिषद को लेते हुए संसद का पूरा ढांचा पढ़ के उसमें उच्चतम न्यायालय उसको भी पढ़ जाइए। फिर राज्य में आइए तो राज्य में आप राज्यपाल से शुरू करके पूरा पढ़ जाइए। फिर विभिन्न निकायों के बारे में पढ़ जाइए। जब आप इस तरह से बांट के पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत जल्दी पूरा हो गया और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया। क्यों ना हाई हो जाएगा कि आप सोचेंगे कि मैंने इतना पढ़ लिया, और आप इसको लिख के टांग दीजिए अपने बगल में और टिक लगाते जाइए। जितना पूरा हो टिक लगाइए, जितनी बार आप टिक लगाएंगे उतनी बार आपको कॉन्फिडेंस मिलता जाएगा। अगर उस पर 10 बार टिक लग गया तो 10 बार कॉन्फिडेंस होगा, 3 बार लग गया तो 3 बार टिक आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा। टिक लगाते जाइए, पढ़ते जाइए, टिक लगाते जाइए, पढ़ते जाइए। कॉन्फिडेंस का स्तर देखिए आप। ठीक है ना। तो ये अनुभव का विषय, अपने 20 वर्ष में कितने मेंस मैंने दिए हैं वो आपको क्या यहां बताऊं। ये सारी चीजें ये अनुभव के विषय में आपको बता रहा हूं। सिलेबस आप लिख के चिपका दीजिए अपने सामने इस तरह से और रोज टिक लगाइए, लेकिन पढ़ के टिक लगाइए, खाली टिक मत लगाइए, पढ़ के टिक लगाइए। फिर आप कॉन्फिडेंस का लेवल देखिए। आइए भूगोल में देखा जाए कि कैसा आयोग पूछ रहा है। आयोग देखिए, हम आयोग की बातें रणनीति नहीं बता, आयोग तो जो है उसका सिलेबस तो मैं डिस्कस कर ही रहा हूं। ऐसी बातें जो पूछ चुका है और जो पूछ सकता है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। मैं केवल लकीर का फकीर नहीं बनूंगा, और मेरे अनुसार से सिविल सेवा का कोई भी मार्गदर्शक लकीर का फकीर हो भी नहीं सकता। ये बहुत विराट परीक्षा है। ठीक है, आइए भूगोल में आइए। सामान्य भूगोल, जियोग्राफी। अब जियोग्राफी में क्या पूछ सकता है? क्या अंतरिक्ष पूछेगा? क्या भौतिक भूगोल में नदियां, पहाड़, पर्वत, झरने? मानव भूगोल में जनजातियां पूछा, जनसंख्या वितरण पूछा? कि आर्थिक भूगोल में कृषि, उद्योग केंद्र, मत्स्य पालन, या बहुत सारी चीजें हो गई, ये सब पूछ रहा है। आयोग की प्रवृत्ति क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग भूगोल का ये पार्ट जान लें कि भूगोल के 2 पार्ट हैं। पहला विश्व भूगोल है, दूसरा भारत का भूगोल है। अब ये आप नहीं कह सकते कि प्रश्न केवल भारत के भूगोल से पूछ रहा है, विश्व के भूगोल से भी प्रश्न आ रहा है। और आजकल तो आयोग और टेक्निकल प्रश्न पूछने लगा है। जैसे कोई विशेष राज्य ले लिया, पूछ लिया इस राज्य के पड़ोसी कौन है। कोई देश ले लिया तो इसकी सीमाएं सीमाओं से प्रश्न जरूर आता है। चाहे वो भारत के सीमाओं में किसी राज्य का प्रश्न हो या किसी अन्य फॉरेन कंट्री के अगल बगल का, तो उसको कौन सा नदी उसके बगल में स्पर्श करती है, किन किन नदियों को, ये नदी किस किस देश की सीमाओं को टच करती है, या ये नदी किस देश से होकर निकलती है। इन प्रश्नों से आयोग का पेपर भरा पड़ा रहता है। अब आप इसको, ये नक्शे का भी प्रश्न है, मैप का प्रश्न है, मैप्स पढ़िए, क्योंकि भूगोल जो है वो केवल तथ्यों के अध्ययन से नहीं चलेगा। आप मैप का अध्ययन करिए। आप अपने बगल में मैप लगा लीजिए, सुबह उठ के 5-10 मिनट, आधा घंटा रोज देखिए। 3 महीना आपको कर्मयोगी बनना है। अब सुख त्याग सब त्याग दीजिए। चाहे सुख हो, चाहे चैन हो, आराम हो,
ये सब चीजें अब नहीं, अभी नहीं, अब आपको बिल्कुल अनुशासित होकर ये तय कर लेना कि अब पास करके ही सांस लूंगा। देखिए कितना आत्मविश्वास आपके अंदर आ जाता है। जितनी बार आप अपने आप से जितनी बार आप वचन देते हैं, वादा करते हैं, उतनी बार आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। सिविल सेवा लड़ाई किसी के हौसले की तो लड़ाई है, ठीक है ना। ये लड़ाई किसकी? हौसले की लड़ाई है, आपके संकल्प शक्ति की लड़ाई है। अब इतना कठिन परीक्षा, मतलब इतनी बड़ी परीक्षा किससे लड़ा जाएगा? आखिर अपने आप हौसले से ही लड़ते हैं, आप अपनी संकल्प शक्ति से लड़ते हैं। तो भूगोल को जरा बांट लीजिए, विश्व का भूगोल, भौतिक भूगोल पढ़ लीजिए। आप इसको 3 भागों में बांट लीजिए। भौतिक भूगोल, सबसे ज्यादा लोग कहते हैं भौतिक भूगोल से प्रश्न आता है, फिर लेकिन आर्थिक भूगोल से भी प्रश्न आता है, कभी कभी मानव भूगोल से भी प्रश्न पूछ देता है आयोग। आयोग का ये काम ही है कि वो आपको अपने सिलेबस के उलझाव प्रकृति में उलझा दे। ये आयोग की रणनीति का एक अंग है। तो वो ये चाहता है कि आप लोग इन चीजों से थोड़ी सा बड़ी मात्रा में प्रभावित, आपको इसी से ऊपर निकलना, प्रभावित तो करने का प्रयत्न कर रहा है वो, लेकिन आपको प्रभावित होना नहीं। तो भौतिक भूगोल में आ जाइए आप। नदियों से प्रश्न बहुत आता है, नदी, पर्वत, झरने, ठीक है, कहां से निकल रही है, बगल में कौन कौन से देश हैं, किन देशों से होकर गुजर रही है, कौन कौन से पर्वत है, कितने प्रकार के पर्वत है, कब बने, इनका स्वरूप क्या है। अक्षांश देशांतर के बारे में जान लीजिए, कौन अक्षांश कहां से निकलता है, कौन देशांतर क्या है, ठीक है। फिर कौन मध्याह्न है, जो भी चीजें हैं वो आपको सिस्टमेटिक ढंग से। अक्षांश देशांतर पे वो भी प्रश्न आ जाता है कि इतने डिग्री पूरब में ये समय है तो इतना पश्चिम में क्या समय हो, इतना बजेगा। तो आप देखेंगे कि डिग्री के अनुसार से सूर्य का जो चलन है, तो वो उस हिसाब से आप प्रश्न, गणित के प्रश्न भी इससे बहुत आ जाते हैं, तो उसको आप देख लीजिए। संभव होगा तो मैं इस पर आपको एक लेक्चर जरूर ले आऊंगा। आर्थिक भूगोल में आइए, आप देखिए कृषि की क्या स्थिति है पूरे दुनिया में, हर फसल के बारे में अलग अलग जान लीजिए, कौन सा क्षेत्र उपजाऊ है, ठीक है। तो आप कृषि क्षेत्र के बारे में आर्थिक भूगोल में आप चले जाइए। कौन कौन से क्षेत्र जो है, कौन कौन से उद्योगों के लिए प्रसिद्ध हैं। मत्स्य पालन से बहुत ज्यादा प्रश्न आ रहा है, आयोग पूछ रहा है, यहां आप पहुंच जाइए, ठीक है। ये सारी चीजें आप सिस्टमेटिक पढ़ जाइए। आर्थिक भूगोल, फिर मानव भूगोल या सामाजिक भूगोल के बारे में देख लीजिए। अधिवास या जनसंख्या वितरण या जनजातियों के बारे में बहुत प्रश्न आ रहा, पूछ रहा कौन सी जनजाति कहां है, इनका रहन सहन क्या है, ठीक है। कई बार ये भी पूछ लेता है कि कौन सी मातृसत्तात्मक है या ऐसे भी प्रश्न आयोग पूछ देता है। मैंने कहा कि आयोग का उद्देश्य है कि टेक्निकल प्रश्नों को पूछा जाए। जैसे आप जो तथ्यगत अध्ययन करते हैं वो आयोग का लक्ष्य ही नहीं है। आयोग का लक्ष्य है विश्लेषण परक प्रश्न पूछने, समझ पर आधारित प्रश्न पूछना, इसलिए उन प्रश्नों को टेक्निकल प्रश्न बोलते हैं। आप देखिए पूरा भरा रहता है टेक्निकल प्रश्नों से, पूरा पेपर ही भरा रहता है। और होता क्या है कि हम लोग तथ्यगत पढ़ के चले जाते हैं, प्रश्न है समझ पर आधारित, प्रश्न है विश्लेषण पर आधारित, और हमारे लिए समस्या बन जाता है। तो हमें क्या करना है, हमको इस ढंग से तैयारी करनी है। हमने कहा ना कि हमको ओवरटेक करना है। आप पहले से टेक्निकल पढ़ाई कर लीजिए, फिर देखिए एग्जामिनेशन हॉल में आपको कितना आराम रहेगा, कितने कॉन्फिडेंस में आप रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़िए भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, और जैसे आप भारत के भूगोल में आइए तो ऐसे उसमें भी पढ़ाई करिए। भारत का भूगोल, भारत के भूगोल में भी आप ऐसे पढ़ाई करिए। भौतिक भूगोल में प्रश्न बहुत भारत में पूछता है, भारत की स्थिति क्या है, भारत का अक्षांश क्या है, भारत के पड़ोसी कौन कौन हैं,
भारत की सीमाएं किसे किसे टच करती हैं, भारत की नदियों से प्रश्न देखिए, लगभग एक एक दो दो प्रश्न हर साल आ जा रहे हैं। सारे नदियों के बारे में पढ़ लीजिए। प्रायद्वीपीय नदियों में भारत और उत्तर भारत की नदियों में क्या अंतर है। सारी नदियां जो है पश्चिम से पूरब ही क्यों बहती हैं, और नर्मदा ताप्ती क्यों उधर बह जा रही हैं, क्योंकि भ्रंश घाटी से बहती हैं। भाई सारी नदियां अगर पश्चिम से पूरब आ रही हैं, बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, लेकिन नर्मदा ताप्ती दो विशेष नदियां, और भी नदियां साबरमती और भी हैं, नर्मदा ताप्ती क्यों पूरब से पश्चिम बह रही हैं, क्योंकि वो क्या बहती हैं, वो भ्रंश घाटी से बहती हैं। सारी नदियां डेल्टा बनाती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी बनाती है। तो डेल्टा एस्चुरी में क्या अंतर है। इन चीजों को, इन टेक्निकल शब्दों को, चाहे डेल्टा हो चाहे एस्चुरी, इसको आपको पहले समझना पड़ेगा। भ्रंश घाटी से बह रहा है, ऐसे इससे बहना क्या हुआ, तभी तो पूरब न जाके पश्चिम चला गया, नहीं तो वो भी समतल मैदान पे बहता। तो क्या कहने का मतलब हुआ कि मैंने बताया ना कि आयोग जैसा पूछ रहा है वो आपको पहले ही चलना पड़ेगा। आपको ये तैयारी नहीं करा आयोग पूछे तब हम पढ़ेंगे, यानी आग लगे तब कुआं खोदेंगे, ये सिस्टम नहीं करना। पहले से कुआं खोद के रख लीजिए, फिर लगे जितना आग लगना। बात समझ रहे हैं ना। आयोग के प्रश्नों का इंतजार आप मत कीजिए, पूछेगा तब पढ़ेंगे। मेडिवल हिस्ट्री से प्रश्न नहीं पूछ रहा है, पूछ लेगा तो हम अगले साल पढ़ेगा। इस साल आपका एक बात हमेशा याद रखिएगा, जीवन के किसी भी क्षण गलती उस समय होती है जब आपके पास रीटेक का मौका नहीं रहता है। ये बात आप गांठ बांध के हमारा रख लीजिए, और उसके बाद केवल पछताना रहता है। इसलिए आपको इसकी तैयारी नहीं करनी कि हम पछताएं, पहले से तैयारी करके बैठ जाइए। और जाता क्या है भाई, जब ये अस्तित्व की लड़ाई है और जब प्रश्न अस्तित्व का हो तो उस समय कोई कमी नहीं किया जाता है। ये अस्तित्व की लड़ाई है। आप एक प्रकार से राजत्व प्राप्त करने जा रहे हैं, आप जिलाधीश बनने जा रहे हैं। जिलाधीश बनने जा रहे हैं तैयारी में, लेकिन क्यों भिड़ जाइए। ठीक है, आइए भारत के भूगोल में आप नदियां देख लीजिए, झीलें देख लीजिए, पर्वत देख लीजिए। अच्छा, उनकी प्राकृतिक स्थिति मत जानिए, भौतिक स्थिति भी जानिए। ठीक है ना, कि किस राज्य में है ये भी समझ लीजिए आप। बहुत सारे दक्षिण भारत से तो पर्वतों का राज्य पूछ लेता है। अगर नक्शे से नहीं याद हो पा रहा तो आप उसको तथ्यगत लिख के याद कर लीजिए, कौन बहुत प्रश्न नहीं है। अच्छा, अगर आपको नक्शा से देख बढ़िया, आप क्या करिए, भारत का बड़ा सा नक्शा बना के लोकेट कर लीजिए खुद है, कौन सी नदी कहां है, कौन सा झरना कहां है, पर्वत कौन कौन से हैं। उत्तर से दक्षिण के क्रम में पर्वतों का क्रम जान लीजिए, अरावली पर्वत कहां है, सारे पर्वतों का क्रम से बना लीजिए चार्ट, उसी अपने हाथ से नक्शा बनाइए। फिर नदियों का सारा क्रम बना लीजिए, अपने हाथ से नक्शा बनाकर आप भारत का आड़े तिरछे जैसे आपका बन रहा हो बना लीजिए। देखिए कितना बढ़िया आपकी तैयारी हो जाएगी, संगठित तैयारी है ये। कहां आप नक्शा रेडीमेड पढ़े थे, कहां आप अपने हाथ से बना लिए, कितना देर लगेगा, बहुत देर नहीं लगता है। सब आपके अंदर संकल्प की वजह से देर है, उसमें देर नहीं लगता बनाते समय। आप, मैंने कहा ना कि परीक्षा में प्रतियोगिता किसी दूसरे से नहीं है, लड़ाई किसी दूसरे से, अपने आप से लड़ाई है। तो जब आप अपने आप से हर क्षेत्र में लड़ाई करना प्रारंभ कर देंगे, वो कह रहा है ये मत करो, लेकिन कहीं नहीं करना तो है ही, क्योंकि इसी सफलता मिलना है, तो आप भिड़ जाइए। ठीक है, फिर आर्थिक भूगोल के बारे में भी आप देख लीजिए, आर्थिक भूगोल का क्षेत्र देख लीजिए, भारतीय आर्थिक भूगोल का क्षेत्र, कौन कौन से फसल कहां होते हैं, फसलों का आप बहुत अच्छा होगा कि आप फसलों को जान लीजिए कि ये कब पैदा होते हैं, उनका सीजन भी जान लीजिए, पानी अधिक चाहिए कि कम चाहिए ये भी समझ लीजिए। फिर कौन कौन से क्षेत्र किस किस फसल के लिए नामी है ये भी आप समझ लीजिए। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जान जाइए, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं आजकल इधर से, प्राकृतिक संसाधनों से कौन कौन से क्षेत्र मत्स्य उत्पादन के लिए है, कौन गन्ना उत्पादन है, कोई वस्त्र उत्पादन है। पढ़ने में कोई बहुत टाइम ये सब नहीं लगता है, इसका सिस्टम बनाकर आप चलिए।
जब आप सिस्टम बनाकर चलेंगे बहुत आसान हो जाएगा। वैल्यूएबल इसको अध्ययन बोलते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं इसके पहले जो अध्ययन हो रहा था आपका वैल्यूएबल नहीं था, वैल्यूएबल था, उसको अब अंतिम रूप देने जाना है आपको। ठीक है, तो इस रूप को आप दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस ढंग से पढ़िए, बांट कर पढ़िए। ठीक है, जब आप बांट कर पढ़ेंगे, अगर आपको इन सारे तथ्यों पर परेशानी लग रहा है तो मैंने जो जो आपको चार्ट बोला उसका सबका चार्ट नोट बना डाले, 60 नोट्स बना डाली। मुश्किल से 1-2 दिन लगेगा एक विषय पर, सबका चार्ट बना डालिए, फिर चार्ट बना के पढ़िए ना। अगर इजी ना हो जाए तो आप कमेंट करिएगा कि नहीं इजी हुआ सर। बिल्कुल इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा पढ़ाई। और जब चार्ट बनाइए तो थोड़ी सा बड़ा बड़ा शब्द लिखिए, उसको थोड़ी रेड कलर से कर दीजिए, और भी 2-4 कलरों का प्रयोग कर लीजिए रंग बिरंगा, तो वो आप हाईलाइट होगा आपके मस्तिष्क में। साइंस भी कहता है लाल कलर बहुत अच्छे कलर से याद होता है। एग्जाम में नहीं प्रयोग करना, लेकिन अपने नोट पे तो आप कॉपी पे तो याद करिए। ठीक है, आइए अगले विषय को देखा जाए। अब अगला विषय है भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, इतिहास हो गया, संविधान हो गया, भूगोल हो गया और अर्थव्यवस्था हो गया। देखिए, प्रयास तो आपको करना है, हम केवल मार्ग दिखा देंगे, प्रयास आपको करना है। ठीक है, ऐसा लग रहा होगा कि आपको कि सर कह दे रहे हैं, लेकिन सर उससे गुजरे हैं और हमने उस चीज को किया, तब आपको बता रहा हूं। ये रणनीति केवल आज ही काम नहीं आएगी, आपके हमेशा काम आएगी। अगर मान लीजिए कुछ छूट गया हो तो इस रणनीति की वजह से आपका नहीं छूटेगा। इसीलिए तो बता रहा हूं कि कोई कमी रह गई तो हो जाए। अब भारतीय अर्थव्यवस्था अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो देखिए, सबसे पहले आपको आर्थिक शब्दावली बहुत जानना पड़ेगा। आर्थिक शब्दावली आप एक चार्ट बना लीजिए। बहुत संभव होगा कि मैं भी, अगर हमें समय मिला तो मैं खुद आर्थिक शब्दावलियों का एक पूरा चार्ट बना डालिए, शुरू करिए। ठीक है ना, हर चैप्टर के कई सारी आर्थिक शब्दावलियां होती हैं और आप देखेंगे कि आयोग अब आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास बहुत लोग एक समझेंगे। जीडीपी के आर्थिक विकास से आता है, नई आर्थिक समृद्धि से आता है। और आर्थिक समृद्धि का आर्थिक विकास से कोई लेना देना नहीं है। एक मात्रात्मक है तो दूसरा गुणात्मक है। यानी देश में मात्रात्मक परिवर्तन कुछ ज्यादा हो रहा है जीडीपी की वजह से, लेकिन गुणात्मक परिवर्तन यानी आर्थिक विकास नहीं हो रहा है। इस शब्दावलियों को समझिए। ऐसे आर्थिक शब्दावली पूरे अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में भरे पड़े हैं। तो आप प्रमुख आर्थिक शब्दावलियों को आप, बहुत संभव होगा मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक अलग से लेक्चर ला दूं, कोशिश रहेगी, लेकिन आप जो है खुद भी प्रयास करिए। कोई बढ़िया बुक ले आइए। अच्छा, ये नहीं है कि आप बहुत मानक किताब ही पढ़ रहे हैं। इस स्थिति में आप आ गए कि आप अंदाजा लगा लें कि गलत लिखा सही लिखा है। आपको कोई सरल से सरल किताब मिले, छोटी छोटी किताब मिले, आप आत्मसात करिए। केवल गिने गिनाए किताबों को जैसा लोग बता देते हैं, मान लीजिए उसमें सब चीज नहीं दिया, ऐसा तो कोई किताब नहीं जिसमें सब हो। अगर ये कोई कह रहा तो मुझे लग रहा है कि वो समस्या का सरलीकरण कर दे रहा है। अगर कोई ये कह रहा है कि एक ही किताब ब्रह्मास्त्र है, तो मुझे लग रहा है वो समस्या का सरलीकरण कर दे रहा है। मैं नाम यहां किताब का नहीं लेना चाहूंगा किसी, क्योंकि मेरा मानना है जिस किताब से आपका समस्या दूर हो जाए, हल हो जाए, वो सबसे बढ़िया किताब है। मैं किसी भी बुक को, छोटी छोटी किताब ले लीजिए, छोटी छोटी किताब ले लीजिए। अगर वो किताब, क्या छोटी किताब स्तरीय नहीं है क्या? ऐसा तो है नहीं कि उसको भी किसी ने लिखा है। क्या केवल भारत के नामी टीचर ही सब कुछ जानना है? ऐसे लोग जो नींव की ईंट है, जिनको कोई नहीं जानना है, उनको उनमें नहीं ज्ञान है, उनमें भी ज्ञान है। भारत की धरती कोई वीरों से खाली थोड़ी, ऐसे किताब कोई ज्ञान से खाली नहीं, हर किताब में ज्ञान होता है। तो आपको ग्रहणशील बनना पड़ेगा। सिविल सेवा की तैयारी करने का सबसे पहला शर्त है ग्रहणशील होना।
अगर कहीं से कोई अच्छी चीज, भारत के संविधान निर्माता क्या थे, ग्रहणशील तो थे। अगर वो केवल अपने बात सुने रहते तो क्या इतना बड़ा संविधान बन पाता। उन्होंने हर जगह से अच्छी चीजों को लिया। आप भी अच्छी चीजों को लीजिए, बुरी चीजों को हटा दीजिए, फिर देखिए कितना बढ़िया ज्ञान आपको तैयारी हो जाती है। तो आपकी समस्या आर्थिक शब्दावली अगर मान लीजिए किसी टेक्स्ट बुक में बहुत लाइन से नहीं दे रखा है, तो आपको कोई गाइड बुक का बढ़िया मिल जा रहा है, अर्थव्यवस्था का बढ़िया किताब। वैसे अर्थव्यवस्था में सामग्री की कमी है, किसी कोचिंग के नोट से भी आर्थिक शब्दावली मिल जा रहा है, आप उनको बना लीजिए, अच्छे अच्छे शब्दावली को एक चार्ट बना लीजिए। यही काम आप इतिहास में भी कर सकते हैं, यही काम आप भौगोलिक शब्दावली का भूगोल में कर सकते हैं, यही सब आप राज्य व्यवस्था में कर सकते हैं। बल्कि आप शब्दावलियों का पूरा कॉपी ही बना डालिए, फिर देखिए पढ़ाई कितना सरल हो जाएगा। ये पढ़ाई को बोझिल बनाना नहीं है, पढ़ाई को सरल से सरलतम बनाना है, बोझिल नहीं बनाना है। आप कल्पना करिए कि एक बार ये सारी चीज अगर हो गई तो किसी साल प्री रुकेगा क्या। जिन रणनीतियों को मैं आपको बता रहा हूं, इस सिस्टमेटिक आप करके देख लीजिए, किसी साल नहीं रुकेगा। इसके बाद आयोग बैंकिंग से प्रश्न बहुत दे रहा है, आरबीआई को इंक्लूड कर लीजिए। बैंकिंग से प्रश्न जो आप प्रश्न जाके देख लेंगे, बैंकिंग सेक्टर से जो भी नई। अच्छा एक बात और है, हर चीज को करंट से जोड़ लीजिए, लेकिन आपको क्लासिकल भी जानना, परंपरागत भी जानना है। यानी अर्थ, अगर आपको कोई ये कह रहा है कि केवल करंट आ रहा है तो केवल करंट पढ़ लीजिए अर्थव्यवस्था में और उसकी मौलिक अवधारणाओं को मत जानिए, तो गलत है। आप रेपो रेट जानेंगे, रिवर्स रेपो रेट जानेंगे, बैंक दर जानेंगे, तब जाके आप जान पाएंगे कि बैंक कितना रेपो रेट में वृद्धि हुआ, तो रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि हुआ। तो आप जब मूलभूत जानेंगे तब तो जानेंगे कि वर्तमान में रेपो रेट इतना है, विकास दर इतना है। तो आप पहले बेस जानेंगे तब करंट जानेंगे, तो बेसिक जानिए फिर उसको करंट से जोड़ने का प्रयत्न करिए। तो बैंकिंग से प्रश्न आ रहा है, फिर व्यापार निवेश से प्रश्न आ रहा है, व्यापार और निवेश से प्रश्न आ रहा है, यहां से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। अच्छा, इन सबों का आधुनिक शब्दावली बहुत जानिए। व्यापार निवेश में हर साल बहुत सारी नई शब्दावलियां आ जा रही। पूछ रहा कि समाचार पत्रों में यह आर्थिक शब्दावली चर्चित था, इसका क्या तात्पर्य है। ये आयोग कैसे प्रश्न आ रहे हैं, तो आप ऐसे तैयारी कर लीजिए। इसके बाद स्टॉक एक्सचेंज से बहुत सारे प्रश्न आ जा रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज से, शेयर मार्केट से प्रश्न खूब आ रहे हैं इस समय, शेयर मार्केट चर्चित, तो आप उसको देख लीजिए। मुद्रास्फीति, मंदी दोनों एक साथ पढ़ लीजिए, ठीक है। जीडीपी, राजकोषीय घाटा, टेक्निकल शब्दों से बहुत आयोग। फिर विश्व के संस्थाओं से, चाहे आईएमएफ जान लीजिए, डब्ल्यूटीओ जान लीजिए, विश्व बैंक जान लीजिए। या आर्थिक आधार पर जितनी घटनाएं विश्व में घट रही हैं, आप समझिए वो एग्जाम में आएगा। भारत में जो घट जाए तो क्लियर है। जब आप इसको पढ़िए तो पूरा अंदर से पढ़िए। अगर वो चीजें किसी एक किताब में नहीं सही दी हैं तो अगला किताब जुटाइए। आप नेट पे देखिए कि उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें दे रखा है, नेट पे आप उसके बारे में जानकारी ढूंढिए, तो आप देखेंगे कि आपकी एक समग्र तैयारी हो रही है। ये नहीं आपको लगेगा कि, मैंने कहा ना कि आप आर्थिक शब्दावली देख लीजिए। आर्थिक शब्दावली आप तैयार करेंगे तो आर्थिक शब्दावली में हर चीज आ गया, बैंकिंग आ गया, और क्या कहते हैं, व्यापार आ जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज शब्दावली आ जाएगी, सबकी शब्दावली आ जाएंगी, तो सब एक साथ तैयार हो रहा है। अब बहुत सारे प्रश्न आप देखेंगे इससे आ जाएंगे। प्रयास करिए, आप देखेंगे प्रयास करते करते एक समय ऐसा आएगा कि आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा वो, ठीक है। तो आप पहले चैप्टर्स को बांट के आर्थिक, आप कोशिश करिए शब्दावलियों को टच करिए, क्योंकि आयोग इधर भी बहुत टच कर रहा है। अब पर्यावरण परिस्थितिकी एक नया शब्द लाया है आयोग। लोग कहते हैं कि अलग चैप्टर जोड़ दिया, अलग चैप्टर नहीं है, पहले भी आता था ये प्रश्न, चाहे भूगोल में आता हो चाहे विज्ञान में आता हो, ये आता था। अब पर्यावरण परिस्थितिकी के ज्यादातर प्रश्न जो है वो करंट ही रहते हैं, तो पर्यावरण के क्षेत्र में पर्यावरण परिस्थितिकी आप देख लीजिए, जैव विविधता देख लीजिए, बायोडायवर्सिटी देख लीजिए। फिर आजकल जलवायु परिवर्तन से बहुत सारे रिपोर्ट आ रहे हैं, बहुत सारी समितियां हैं, बहुत सारे संगठन हैं, इनके बारे में जान लीजिए, ठीक है। तो चाहे
मौसम परिवर्तन की बात हो, जलवायु परिवर्तन की बात हो, चाहे जैव विविधता हो, ठीक है, और चाहे पर्यावरण परिस्थिति हो, हर साल बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, बहुत सारे समितियां बैठती हैं, बहुत सारे संगठन बैठते हैं, बहुत सारे सम्मेलन होते हैं, बहुत सारी रिपोर्टें आती हैं, सब आपके पढ़ाई का विषय है और ये सब पढ़ने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये है कि ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिला देंगी और परीक्षा कॉन्फिडेंस से ही तो निकल रहा है। क्लियर है? अब परीक्षा हाल में आप बैठे और पेपर लेते ही हाथ पैर हिलने लगा, ऐसा व्यक्ति कैसे पेपर निकाल लेगा जब वहां माइनस मार्किंग सामने रखा हुआ है? पहले तो गलत क्षमा भी होता था, अब तो गलत क्षमा भी नहीं होगा, अब तो गलत पे आपको दंड मिलेगा। वो तो क्वेश्चन गया ही, साथ में दंड दिया जाएगा। तो अब घबराने की कोई गुंजाइश नहीं बची हुई है। अब जो घबराया समझिए वो तो आत्मघाती अभियान था, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। अब आइए विज्ञान प्रौद्योगिकी। तो अर्थव्यवस्था के प्रश्नों से बहुत डरिए मत। जिन टॉपिक को मैंने बताया है, आर्थिक शब्दावली पढ़ लीजिए, आपका बहुत तैयारी हो जाएगा। कॉन्सेप्ट, आर्थिक शब्दावली में कॉन्सेप्ट भी तैयार हो जाएंगे आपका ना, बहुत सारा कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। बनाइए 100, 200, 500 जितनी शब्दावलियां में लिख लीजिए। फिर जैसे जैसे मैंने बताया, बैंकिंग बताया, राजस्व बताया, फिर स्टॉक एक्सचेंज बताया, ये सब बढ़िया से लाइन से पढ़ते चले जाइए। फिर आप देखिए कितना बढ़िया तैयारी हो जाएगी आपकी। आप इसको जो मैं बता रहा हूं इसको आप लिख के देख लीजिए कि ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा तैयारी। ऐसे मत आप करिए, जो मैंने बोला है उसको लिख लीजिए। अगर मैंने पर्यावरण परिस्थितिकी बोला है कि पहले पर्यावरण परिस्थितिकी पढ़िए, जैव विविधता पढ़िए, मौसम परिवर्तन पढ़ लीजिए, ये पर्यावरण परिस्थितिकी में, और इनके अंदर अंदर जो चीज पूरा पढ़िए। आप देखिए पूरा तैयार होगा नहीं होगा आपको बताइए। लेकिन इनके करंट भी पढ़िए, केवल आप परंपरागत मत पढ़िए। फिर देखिए आपकी पूरी तैयारी हो जाए, नहीं हो रही बताइए फिर हमको आप, ठीक है। अगला जो है वो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सबसे पहले आप सामान्य विज्ञान देख लीजिए। सामान्य विज्ञान में आप भौतिकी, रसायन, जीव, लेकिन भौतिकी, रसायन, जीव में आपका कोई मेंडल का नियम नहीं पूछने जा रहा है, या न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण या न्यूटन के तीनों नियम नहीं पूछने जा रहा। अब पूछ रहा है व्यवहारिक। अगर रसायन विज्ञान है तो व्यवहारिक घटनाएं जो घट रही हैं वो पूछ लेगा। भौतिक विज्ञान है तो भौतिक विज्ञान की व्यवहारिक घटनाएं जो घट रही हैं वो पूछ रहा है, या जो घट चुकी हैं, या व्यवहारिक अब पूछ रहा है। यानी विज्ञान जो है जनरली वो व्यवहारिक विज्ञान है, चाहे वो भौतिकी हो, चाहे वो रसायन हो, चाहे जीव। और अगर भौतिकी, रसायन, जीव के क्षेत्र में कोई नई घटना घट गई तो वो तो आपके पेपर में जान लीजिए आएगा ही। अब बताइए, जब आप भौतिकी, रसायन, जीव के सारी घटनाओं को घटने आप पूरा नोट्स बना ले रहे हैं, उसको पढ़ ले रहे हैं, तो डर किस बात की है? कॉन्सेप्ट स्थायी, देखिए सब में आपको पहले समग्र रूप से पढ़ना पड़ेगा सब विषय को, फिर आप इस सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले सामान्य विज्ञान का इन तीनों चीजों को समग्र पढ़िए और उसके बाद व्यवहारिक पढ़ लीजिए कि घर में हम जो करंट हमको मिल रहा है वो एसी है कि डीसी है, ये भी जान लीजिए। हमारे जो प्लग है वो समांतर क्रम में है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ये व्यवहारिक विज्ञान है। तो आप इन चीजों को पढ़िए, आयोग ऐसे ही प्रश्न पूछ रहा है और आप जब ये पढ़ेंगे तो आप देखेंगे तैयार। सामान्य विज्ञान तैयार कर लीजिए। फिर प्रौद्योगिकी में आ जाइए भाई, इन्हीं वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करके जब आप नई नई चीजों को उत्पन्न करते हैं तो प्रौद्योगिकी कहलाती है। अब प्रौद्योगिकी में कौन कौन है? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है। अब अंतरिक्ष से कोई भी घटना अगर घट रही है या अंतरिक्ष का कोई भी अगर यान बनाया जा रहा है तो आपके ज्ञान का वो विषय है और आपके एग्जाम में आने वाला, तो अंतरिक्ष पढ़ लीजिए। फिर रक्षा प्रौद्योगिकी पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर संचार प्रौद्योगिकी, बहुत प्रश्न आ रहा है क्योंकि संचार से, सूचना और संचार से हर दिन नई शब्दावली आ जाती है और उसी शब्दावली प्रश्न आ जाता है। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल प्रश्न इससे बिल्कुल लिखे ही रहते हैं पेपर में, इस साल भी रहेंगे। फिर जैव प्रौद्योगिकी है। जैव प्रौद्योगिकी में नित्य नई घटनाएं घट रही हैं,
इसी में आप नैनो टेक्नोलॉजी भी पढ़ जाइए। नैनो टेक्नोलॉजी एक शब्द जुड़ा है, ठीक है ना। बहुत सारे प्रश्न अक्सर आयोग में आते हैं। तो अच्छा, ये सारी चीजें आपके मेंस में भी हैं, तो प्री के साथ आपका मेंस तैयारी हो रहा है। आप देखिए बिल्कुल सारी चीजें मैंने जो बताया मेंस में भी वही है। जब आप अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष में अब करंट भी पढ़िए और परंपरागत पढ़िए। रक्षा प्रौद्योगिकी में आप करंट भी पढ़िए, परंपरागत पढ़िए। सूचना संचार में आप कोशिश ये करिए कि जो पढ़िए उसमें क्लासिकल यानी परंपरागत भी पढ़ लीजिए, शास्त्रीय भी पढ़ लीजिए यानी पुराना जो स्थायी है, और साथ में उसको करंट भी अगर है उसका करंट। अब आप गुप्त काल, मौर्य काल करंट कहाँ होगा, लेकिन अगर कोई गुप्तकालीन स्थल मिल गया तो करंट हो गया कि गुप्तकालीन स्थल के ये चिन्ह यहां मिले हैं। क्योंकि आयोग ये नहीं चाह रहा कि आप अब पुराने बने रहें, आप इन नित नई घटनाओं से एक आईएएस अधिकारी को जूझना पड़ता है। तो आयोग उसी क्षेत्र में आपको सक्षम बना रहा है। भाई ये मत भूलिए कि आयोग को सुपर ब्रेन आपसे निकालना है, भारत के सुपर ब्रेन को चूज करना है, चुनाव करना है, भारत के सबसे सक्षम अधिकारियों का चुनाव करना है। तो भाई वो हर प्रयास करेगा, हर प्रयास करेगा, और आपको उस प्रयास में सफल होना है, ठीक है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि ये नहीं आता है, ये तो मन में लाइए ही मत नहीं आता है। क्योंकि ये जान लीजिए बहुत लोग ये जा चुके हैं ये सोचकर क्या पढ़ने से ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये सिलेबस में है क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये बताइए हमको। आप सब पढ़ना है। आयोग ने अगर विज्ञान प्रौद्योगिकी दे दिया है तो प्रौद्योगिकी का हर क्षेत्र पढ़ना है। क्या पूछ दे आयोग ने बताया नहीं आपसे, पढ़िए और एक ऐसा लेवल पैदा करिए कि एग्जामिनेशन आपके सामने छोटा दिखने लगे। एक ऐसा लेवल पैदा करिए कि आपका इतना हाई क्लास का लेवल हो जाए कि एग्जामिनर छोटा दिखने लगे, एग्जामिनर आपको छोटा हो जाए। आपको लग रहा होगा ये शब्द मैं बहुत बोल दे रहा हूं, लेकिन ये सत्य है, बहुत लड़के ऐसा कर देते हैं। भारत की धरती वीरों से खाली नहीं है। इस तरह से आप बना के पढ़ लीजिए, जैसे मैंने चार्ट बनवाया है। सामान्य विज्ञान, भौतिकी, रसायन, जीव, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, सब पे नया पुराना पढ़ जाइए। देखिए आपकी तैयारी कितना स्ट्रांग हो जाती है। ये लोग डरते हैं इन विषयों से, लेकिन डरते नहीं। अब मैंने बांट दिया पूरा, मैंने पूरे सिलेबस को बिल्कुल विश्लेषित कर दिया है। अब आइए करंट अफेयर। बहुत ज्यादा आप लोग डरे रहते हैं, बहुत ज्यादा। मैं करंट अफेयर्स में एक अलग रणनीति लेकर आने वाला हूं, अलग लेक्चर। करंट अफेयर्स पढ़ने का एक तरीका है। ऐसा नहीं कि आप उठाए राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, वैज्ञानिक घटनाएं, आर्थिक घटनाएं, संवैधानिक घटनाएं, खेल, बहुत सारे संगठनों का सम्मेलन कहां हुआ, कौन सा रिपोर्ट आया, यही केवल नहीं पढ़ना, उसके एक तरीका हुआ है। अगर आपको राष्ट्रीय घटनाएं पढ़नी है तो राष्ट्रीय घटनाएं समग्र रूप में पढ़िए। सरकार की कोई योजना है तो समग्र रूप में पूरा योजना को विश्लेषित कर जाइए और उस योजना के अंतिम बिंदु तक आप पहुंच जाइए। मैंने उसमें अगर कोई प्रश्न आ जाए तो आपसे छूटे ना, ये यहां तक पहुंचे। जब आप इस तरह तक पहुंचेंगे तो करंट तैयार हो गया। और आप ये मत भूलिए कि आपका मेंस के परीक्षा में भी ये काम आने वाला है, ठीक है। तो आप राष्ट्रीय घटनाएं पहले बांट लीजिए, राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, सम्मेलन, बहुत सारे आविष्कार हो रहे हैं, रिपोर्ट आ रहे हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, खेल है, सरकारी योजनाओं से प्रश्न हर साल है। खासकर अब इस गवर्नमेंट के बाद तो लगातार आ रहे हैं, तो सरकारी योजनाओं से आप देख लीजिए प्रश्न और अंत तक जाइए। बहुत सारे खेल हैं, वो खेल का अलग से आप चार्ट बना लीजिए, कौन कौन से ट्रॉफी है, कौन जीता कौन हारा, ये आप अलग से चार्ट बना लीजिए, आपका गलत नहीं होगा। महत्वपूर्ण व्यक्ति जो हैं उनके बारे में अलग चार्ट बना लीजिए। तो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सम्मेलन, आविष्कार, रिपोर्ट, महत्वपूर्ण व्यक्ति, खेल, सरकारी योजनाएं, अलग अलग चार्ट बनाकर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं याद हो रहा है, परेशान मत होइए, आप नोट बना डालिए सबका। बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, 2-3 दिन 4 दिन लगेगा नोट बनाने में। इन सारे टॉपिक्स पर पूरे साल भर का आप नोट्स बना डालिए, फिर देखिए कितना कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है आपका, और 100% प्रश्न उसमें आपके एग्जाम में आ जाएंगे। अगर आपने बढ़िया से बनाया,
कुछ मत करिए, आप सारी पत्रिकाएं जो भी आप मंथली आप पत्रिका ले रहे हैं, सब में ये सारी घटनाएं अलग अलग दी रहती हैं। मेन घटनाओं का आप हर महीने के पत्रिका से 12 महीने का आप छांट लीजिए, 12 महीने का राष्ट्रीय छांट लीजिए, 12 महीने का अंतर्राष्ट्रीय छांट लीजिए, 12 महीने का खेल छांट लीजिए, 12 महीने का आप सारे रिपोर्ट छाप लीजिए। फिर देखिए कैसे नहीं प्रश्न आता। आप इसको 100% प्रश्न आएगा, आना ही है। आपको डर लग रहा है कि पता नहीं किताब में हो गए, तो आप उसका नोट्स बना लीजिए। आप राष्ट्रीय घटनाएं 2-4 किताबों से आप नोट बना लीजिए। फिर देखिए कैसे नहीं सरल होता है। अगर आप 2-4 किताबों से सारी राष्ट्रीय घटनाएं बना लीजिए, निश्चित आएगा। अब देखिए कुछ प्रश्न आयोग के ऐसे आते हैं जो कहीं नहीं रहता है, वो आपका टारगेट है ही नहीं। परीक्षा में सरल प्रश्न गलत नहीं, जो सिलेक्शन उसी से होता है। तो इजी प्रश्न गलत ना हो, ध्यान रखिए, तभी सिलेक्शन निश्चित होगा, जान लीजिए। तो आप टारगेट करिए जो सिस्टमेटिक प्रश्न है। आयोग के कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जिनका कोई वो नहीं होता है, सिर पैर होता, तो आप वो आपका टारगेट नहीं है कि यार वो प्रश्न आया हमको मिला ही नहीं। ऐसे बहुत प्रश्न होंगे, वो आपको नहीं देखना है। तो आज हमने पूरे जीएस के पेपर को एनालाइज कर दिया और विषयवार एनालाइज किया है। मैंने ऐसे एनालाइज नहीं किया है कि इतिहास देता है इतने प्रश्न आते हैं, भूगोल देता है। मैंने इतिहास के अंदर का पूरा विश्लेषित किया, भूगोल के अंदर का विश्लेषित किया है, और मैंने खंड में विभाजित करके, टॉपिक वाइज विभाजित करके आपको बताया है कि कैसे यहां पढ़ना है। अब ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर एक भी व्यक्ति, मेरा उद्देश्य सारे विद्यार्थियों तक मार्गदर्शन पहुंचाना है, और ताकि उनको लाभ हो, क्योंकि आपको लाभ हो एक भी, तो निश्चित ही हमारा प्रयास सफल होगा। आपके लाभ के लिए ही सारा इतना लंबा लेक्चर हम लोग बना रहे हैं, इसीलिए लेक्चर दे रहे हैं ताकि आपको हर हाल में लाभ। हमेशा याद रखिए कि सिविल सेवा की परीक्षा में आपको हर हाल में प्रयास करते रहना है, प्रयत्न करते रहना है, और याद रखिए कि हर जगह आपको अपने हौसलों से ही जीतना है, ठीक है। और जितना आप इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, धैर्य और हौसला बनाकर रखेंगे, आप देखेंगे सफलता आपके बिल्कुल नजदीक होती चली, ठीक है। एक नए लेक्चर वीडियो के तहत मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।